थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप पोस्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझे भी बना सकते हैं जिससे ठीक समझे। थैंक यू सो मच। जी जी, मैं कुछ और साथी को भी भेज रहा हूँ बीच में। मैं जो मुख्य अतिथि हैं उनसे मैं संपर्क करता हूँ तुरंत ही। जैसे अभिषेक भैया भी कर रहे होंगे, तब देखिए तो फोन जल्दी लगता है और बहुत जल्दी से तो बुलाते हैं शो दिस वी कैन स्टार्ट राइट टाइम। थैंक यू शो टुडे मिशन फॉर ग्लोबल चेंज। हाँ दादा, विश्वात्मा जी प्रणाम, नमस्ते। आ जाइए जल्दी से, मीटिंग में आ जाइए। मीटिंग कर हाँ लीजिए। ज्वाइन कर लीजिए, टाइम हो गया सर, आइए। वेल ही इज एक्सेप्टेड दैट ही शुड बी हियर एनी मोमेंट। आप सब लोग अपने ग्रुप से अपने साथियों को, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे कृपया शेयर कर दें। थैंक यू, सो दैट वी स्प्रेड द मैसेज नॉट ओनली ऑफ द गुड वर्क दैट इज बीइंग डन इन दिस ग्रुप। सिर्फ इस ग्रुप में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो भी, और आज जो हमारे बहुत जबरदस्त वक्ता आ रहे हैं उनके साथ में मैं थोड़ा विकास जी को, जो इसमें मुख्य रोल निभाते हैं, लोग मिलवाने में उनको मैं फोन कर देता हूँ। वैसे उनका फोन बंद आ रहा था, वो शीघ्र ज्वाइन करेंगे। और भी साथी किसी को आप समझे। थैंक यू सर, प्रोफेसर। ओके, आई जस्ट सेड दैट you may be the host. Thank you. It's a single control शो। कई बार साथी से चूक हो जाती है। सभी से निवेदन है कि यदि आप बात नहीं कर रहे हैं तो प्रकाश जी का नंबर स्विच ऑफ है, दूसरा मेरे पास नहीं, पता नहीं अभिषेक जी के पास हो, पहले तो हुआ करता था। मैं देखता हूँ आशा दीदी बस में हो तो उनसे मैं कहता हूँ आशा दीदी wait, yes, भैया शिवम में सूचना दे रही। थैंक यू। सो एवरीबॉडी जहाँ सभी तो बंद करते हैं। थैंक है। आज का शो जो है वो वॉर रोकवाने थे, और कौन कैसे रोकेंगे। उनका जी नमस्कार, प्रणाम। उनका नार्वेकर निरानी जी, जैसे आप का स्वागत है आपका। दीपक अग्रवाल जी स्वागत है, नवीन जी स्वागत है, प्रदीप जी वेलकम। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें। राकेश कुमार जी नमस्कार, श्री कृष्ण सिंधे जी बातों से नमस्कार। बाकी साथी भी आएंगे आज। ये नहीं पता कितना प्रचार हो पाया, पर एक बहुत सिग्निफिकेंट साथी हमारे बीच में आज पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। हमारा अपना होने जा रहे हैं, हमारे सदस्य हैं ही वैसे तो इनफॉर्मल ग्रुप में। इस बार अभी यस स्पीक्स हमारे बड़े बड़े के विकास अभियान पर एक एफर्ट इनिशिएटिव स्वदेशी फ्रांसियन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साथी। मैं ऐसा करता हूँ 2-3 मिनट मेरे पास। जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, युद्ध की रोकथाम पे आपने तो युद्ध की तैयारी में बहुत बताया है, युद्ध की रोकथाम पे आप कार्य करेंगे, और उसके लिए हमारे मुख्य अतिथि श्री गांधी जी हमारे बीच में दिख रहे हैं। वेलकम इन द स्टोन। जी जी, आप आ गए हैं क्या विश्वात्मा जी? आप आ चुके हैं क्या? आपकी आवाज मुझे सुनाई दी। विश्वात्मा जी प्रणाम, नमस्कार, वेलकम। जी जी कैसे जी हैं जी, आप? अरे वाह, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपने ठीक संजय जी, 20-15 आप तो काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। काफी क्या हो गया सर? आप काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। ओह सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू आउटस्मार्ट एवरीवन। युद्धों को रोकना होगा तो सभी को आउटस्मार्ट करना ही पड़ेगा सर। तो पूरा प्रयास है, और धन्यवाद। आप बिल्कुल सही समय निक ऑफ द टाइम में आपने ज्वाइन किया है। 2014 2015 मोस्ट वेलकम सर। और हम आप सबकी तारीफ ही कर रहे थे इस प्रोग्राम में। देश और इनफैक्ट विश्व में कहीं भी कोई भी साथी जो कुछ अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, उनको इनवाइट करते हैं। थैंक यू। यहाँ जी, मैं अपने साथियों को जस्ट थोड़ा सा चेक कर रहा था। या 2 मिनट के लिए मैं बाहर ही निकलता हूँ, मेरी इसमें अंधेरे में वीडियो गायब होगी, क्योंकि एक साथी यहाँ पे आश्रम में मैं हूँ, जो कि एक स्वास्थ्य केंद्र है। मैंने बताया था आपको 2 दिन के लिए यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में हमने एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है नेचुरोपैथी पे। आप सभी का स्वागत रहेगा, जिस भगवान ना करे किसी को तकलीफ हो। So, अभी जो विश्व का जो स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, भारत का भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। हम एक युद्ध में घुस ही गए थे पाकिस्तान के साथ में ऑलमोस्ट, एंड वी जस्ट टेकन सरप्राइजिंगली अवे, एंड होपफुली दोबारा ना छिड़ जाए। विश्व में तो युद्ध छिड़े हुए हैं, चारों तरफ युद्ध ही युद्ध छिड़े हुए हैं। तो ऐसे में विश्वात्मा जी जैसे जो करेक्टर हैं, विश्वात्मा जी जैसा जो व्यक्तित्व है, वो देश और विश्व के बहुत काम आने वाला है, हमें पक्का विश्वास है। उनके साथ मैंने काफी समय कार्य किया, अभी भी हम कार्य कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हो कि विश्वात्मा जी ने कुछ समय पूर्व
कुछ सालों पूर्व उन्होंने एक लगातार कार्य करते हुए दिन रात वो कार्य करते हैं। मैं जब उनके साथ देखता हूँ तो आश्चर्यजनक एनर्जी वो डिस्प्ले करते हैं। विश्वात्मा जी, आपका स्वागत है। आपके बारे में बताते हुए मुझे काफी आनंद की अनुभूति हो रही है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि चाहे वो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के हों, चाहे वो मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के और भी साथी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पर कोई बात नहीं, यदि 10-15 साथी, नॉर्मली इस ग्रुप में 20 से 30 साथी ज्वाइन कर पाते हैं, और कई बार यदि हम बात को ठीक से स्प्रेड कर चुके होते हैं, शायद मेरी दिमाग में भरा हुआ वो तो दूसरी बात है। 1 मिनट साथी लोग म्यूट करेंगे अपने आप को। शिवाकांत जी कृपया म्यूट करें, धन्यवाद। मैं कर देता हूँ नहीं तो म्यूट। हमारा प्रदेश का संगठन जी 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 जी, म्यूट कर लें, शाबाश, थैंक यू। लक्ष्मी दास जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। कृपया सभी साथी जो बोल नहीं रहे हैं अपने आप को म्यूट करेंगे, जिससे जो भी उस वक्त वक्ता है उनकी बात सभी लोग सुन पाए। तो मैं कह रहा था, भारत में या विश्व में जहाँ भी कोई अच्छा काम हो रहा है, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, साथियों, हम उसको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमने दिया है कि हमने खुद स्थापित किया, अपने लिए स्थापित किया, आप सबके लिए, हमारे जो ग्रुप के साथी हैं उनके लिए स्थापित किया है कि जो भी विश्व में दोस्तों अच्छे काम हो रहे हैं उनको सबके सम्मुख लेके आएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे। उसके अराउंड एक जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हो रही है। अभिषेक जी ने इसकी शुरुआत की थी और साथियों के साथ मिलकर डिस्कस करके बहुत सुंदर शुरुआत है, उनके लिए सदा हम ताली बजाते रहेंगे। और आप सभी कई साथी लगातार जुड़े रहते हैं, जैसे अलका जी ऑलमोस्ट शी हैज बिकम ए रेगुलर मेंबर, प्रदीप जी नॉन स्टॉप रेगुलर हैं, और मैं किसका नाम, ब्रिगेडियर साहब इज अ वेरी वेरी रेगुलर मेंबर, एंड मैनी ऑफ यू ऑल वेलकम हियर। तो इस सुंदर अवसर पे हम शिवाकांत जी, और शिवाकांत जी, यदि आपकी टीम्स में और भी साथियों को सूचना चली गई है, वीपीआर एमजीसी की बहुत बड़ी हजारों की या लाखों की टीम है, तो पर हो सकता है, क्योंकि शायद जैसे आज विश्वात्मा जी से बातचीत हो रही थी कि पहले से उनसे डिस्कस तो हुआ था, पर कंफर्मेशन शायद उनको नहीं था, बट एनीवे छोटी मोटी त्रुटियां होती रहती हैं। तो एक तो इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, 20 से 30 साथी नॉर्मली आ जाते हैं 8:30 बजे तक। तो जैसा भी आदरणीय विश्वात्मा जी कहेंगे वो संदेश पूरे भारत में, पूरे विश्व में तो जाएगा ही, पर अगला जब उनका पार्ट 2 कार्यक्रम करेंगे, एंड आई एम श्योर उनका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमें सब कार्यक्रम करना पड़ेगा। वीपीआई के क्या गोल्स हैं, मिशन ऑफ ग्लोबल चेंज के क्या गोल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम समझेंगे तो उस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, और एक दूसरे के साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ बढ़ाते हुए, हाथ बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो इट्स इज a रियल प्लेजर कि युद्धों की रोकथाम के लिए, जब विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा हुआ है, युद्धों की रोकथाम के लिए हमारे साथ आदरणीय विश्वात्मा जी ने आज ज्वाइन किया। अभिषेक जी का इनिशिएटिव है। हालांकि विश्वात्मा जी मोरे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर चूंकि दोस्त हैं शायद इसलिए मैं इनसे निवेदन नहीं कर पाया। मैं सोच ही रहा था कि थोड़ा सा प्रोग्राम मैच्योर होगा तो उनको बुलाऊंगा, और बहुत अच्छा किया अभिषेक भाई ने कि आपको निमंत्रित किया। तो मैं आई एम रियली हैप्पी टू वेलकम ए फ्रेंड ऑफ माइन। और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा मैं कुछ 2-4 को और फन करूंगा, वो शीघ्र ज्वाइन करेंगे। पर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आदरणीय विश्वात्मा जी के पास आऊंगा, पर जो मैं बैकग्राउंड दे रहा था उसको पूरा मैं कर लेता हूँ कि अलग उनका जो मेन कंसेप्ट है, इनफैक्ट आज के जो प्रोग्राम है वो है कि साउथ एशिया के जो हमारे, वैसे तो सार्क नाम का इनिशिएटिव, दक्षिण एशियाई संगठन का नाम का इनिशिएटिव भारत और दूसरे देशों की पहल पे हुआ था। उसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी ऑफ द स्टेट्स, वो उसके सदस्य हैं। पर सिर्फ बात वहां पे नहीं, कैसे विश्वात्मा जी का ये लगातार अभियान रहा है कि कैसे कार्यकारी सरकार बने, रीजनल लेवल्स पे बने। हर रीजनल मतलब जैसे साउथ दक्षिणी क्षेत्र है, साउथ दक्षिण एशिया से, साउथ एशिया क्षेत्र, दक्षिण एशिया क्षेत्र है, कैसे स्ट्रांग गवर्नमेंट्स वहां बने जो कि पीपल्स गवर्नमेंट हो, और सही में वो युद्धों को पूरा रोक दें, और युद्ध करने की कोई सजा नहीं कर रहा तो उसे सजा दें, चाहे वो प्रधानमंत्री या कोई भी क्यों ना हो, ऐसा उनका कहना है। तो डिटेल में उसका लॉजिक सुनेंगे, और विश्व में धीरे धीरे इस तरह की सरकार स्थापित हो जाए कि युद्ध करने वाली जो भी लॉबीज हैं उनको दंडित करे और परमानेंट पीस स्थापित करे। तो विश्वात्मा जी, हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में आज पधारे हैं। तो बाकी मैं और भी अपने दिल की बात, मन की बात रखूंगा, और मोदी जी के अलावा हम सबको भी हक है अपनी बात कहने के लिए। तो सभी साथी जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनका फिर से जोरदार स्वागत है। और ओवर टू ऑनरेबल विश्वात्मा जी। सर, आप अपना मुख्य स्टेटमेंट कहें कि कैसे साउथ एशिया में गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, आम आदमियों का जीवन कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, आम आदमियों में सही मामले में सबका साथ सबका विकास कैसे कर सकते हैं, हाउ द साउथ एशियन यूनियन कैन टेक अस इन दैट डायरेक्शन। ओवर टू श्री विश्वात्मा जी, धन्यवाद, आप आए। सर, आपका स्टेटमेंट करीब 30 से 40 मिनट का जो इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, हम सब अवश्य सुनना चाहेंगे। उसके बाद करीब 20 या 30 जितने भी साथी होंगे उनके बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप उनका उत्तर देंगे, और हमें प्रसन्नता है और हमें खुशी है और हमें पूरा जानकारी है कि सभी उससे बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे, और ये प्रोग्राम बहुत यूजफुल होगा। वेलकम सर, अगेन ओवर टू यू विश्वात्मा जी। थैंक यू संजय जी। आई एम ऑडिबल?
मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ गई है, आवाज आ रही है पूरी सर, थैंक यू। ठीक है। तो मैं दरअसल अपने घर पर नहीं हूँ, मैं यात्रा पर हूँ और रास्ते में रुक के बात कर रहा हूँ। ओह, तो सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर ऑल दिस। हाँ, यप। इसलिए हो सकता है कोई टेक्निकल एरर आए या कोई प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा आप लोग, जी जी, कोई बात क्योंकि नहीं। यहाँ हमारा इकोसिस्टम नहीं है। जी तो मैं सबसे पहले संजय आपको धन्यवाद देता हूँ, जितने साथी ज्वाइन किए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और अभी जो ज्वाइन करेंगे उनको भी धन्यवाद एडवांस में दिए देता हूँ, क्योंकि बीच में फिर बात नहीं हो पाएगी उनके साथ पर्सनली। मेरे को कहा गया है कि मैं साउथ एशिया के मुद्दे पर बात करूं, और इसमें साउथ एशिया में साउथ एशियन यूनियन के मुद्दे पर बात करूं। साउथ एशियन यूनियन का जो कम से कम साउथ एशियन यूनियन को कई तरीके से लोग देखते हैं। कुछ लोग तो इसको अखंड भारत के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि शायद भारत पाकिस्तान का विभाजन गलत हुआ था, उसको अंडू कर दिया जाए। तो यही साउथ एशियन यूनियन। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन को अंडू करना ही साउथ एशियन का कम से कम मेरा कॉन्सेप्ट नहीं। मैं सोचता हूं, मैं जिस साउथ एशियन यूनियन की वकालत करता हूं, दक्षिण एशियाई संघ की वकालत करता हूं, उसको मैं होम कहता हूं अंग्रेजी में, और हिंदी में वतन कहता हूं। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उसके साथ हमारी एफिनिटी होती है, हमारा अपनापन होता है। हम जिस देश में रहते हैं उसके प्रति भी हमारा अपनापन, प्रदेश का अपनापन, एफिनिटी ऑफ द स्टेट province is already recognized by law, and affinity with my nation, my country, is also recognized by law and by constitution. लेकिन affinity with South Asia or affinity with neighboring countries is still waiting to be recognized. हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रदेश में हमारी जो प्रेम है उसको संवैधानिक मान्यता मिल गई, उसकी सरकार बन गई, उसकी संसद बन गई, उसकी अदालत बन गई, तो बहुत से लोग हैं जिनको पड़ोसी देशों से भी प्यार है। उन्हें श्रीलंका से भी प्यार है, उन्हें बांग्लादेश से भी प्यार है, उन्हें भूटान से भी प्यार है, उन्हें नेपाल भी भूलता नहीं। जिन लोगों को पड़ोसी देशों से भी प्यार है, मैं उदाहरण दूंगा विनोबा भावे। तो विनोबा भावे की जो राष्ट्रीयता थी उसको भी क्यों न कानूनी और संवैधानिक रिकॉग्निशन दे दी जाए। इसी प्रकार मैं और आगे बढ़ता हूं कि जिनको पूरी दुनिया के साथ एफिनिटी है, पूरे संसार में कोई देश दुश्मन नहीं दिखता, कोई धर्म के लोग दुश्मन नहीं दिखते, तो उनकी एफिनिटी, उनका अपनापन पूरी दुनिया के प्रति है। तो जो वह एफिनिटी है, यूनिवर्सल एफिनिटी है, यूनिवर्सल अपनापन है, उसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता, रिकॉग्निशन क्यों नहीं देते? मैं इसी लाइन पर ये बात कर रहा हूं कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, बांग्लादेश, ये सभी देशों का एक यूनियन बन जाए, और वह यूनियन विधिवत ट्रीटी से बना जाए, अंतरराष्ट्रीय संधि से बनाया जाए, और उसका कुछ मॉडल यूरोपियन यूनियन जैसा हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि उसकी फोटो स्टेट करा दी जाए कि यूरोपियन यूनियन जिस तरह की है वैसे ही एज इट इज हो। हम अपनी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट को देखते हुए उसमें काफी कुछ सुधार संशोधन करके यूरोपियन यूनियन का फायदा साउथ एशियन यूनियन के लिए ले सकते हैं और दिला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं शुरू में अपना कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वो मैंने बता दिया कि मैं कम से कम जिसको कहता हूं साउथ एशियन यूनियन, वो मेरी कल्पना कुछ इस तरह की है
जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से बियॉन्ड, और वो केवल इतिहास को संशोधन करने से की नियत से संचालित नहीं है, इस नियत से संचालित है कि आज टेक्नोलॉजी जब पूरे संसार को जोड़ दी, हम देखें किन किन शहरों में देश के विदेश के बैठ के इतनी नजदीकी से बात कर रहे हैं। ये जो तकनीक ने हमें नजदीकीपन पैदा किया है, एक साथ किया है, नजदीक लाया है, यह नजदीकीपन संविधान में और कानून में रिफ्लेक्ट कब करेगा, इसको रिकॉग्निशन कब मिलेगी? मैं इसी रिकॉग्निशन को, इसी तकनीकी प्रगति को, इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, आर्थिक फायदा उठाने के लिए साउथ एशियन यूनियन की वकालत करता हूं और ग्लोबल यूनियन की भी वकालत करता हूं। तो पूरे दुनिया के राष्ट्र भी एक हो जाएं, लेकिन पहले जैसे यूरोप के एक ब्लॉक एक हुआ पड़ोसी देशों का, उसी तरह पहले भारत के पड़ोसी देशों का ब्लॉक इकट्ठा हो जाए, अफ्रीका के पड़ोसी देशों का ब्लॉक इकट्ठा हो जाए, लैटिन अमेरिका के ब्लॉक इकट्ठे हो जाए। दुनिया में हमारे, मैं कहता हूं कि 5 या 7 इस तरह के होमलैंड बन जाए। जैसे संसार में 193 यूनाइटेड नेशंस के रिकॉग्नाइज्ड देश हैं, बाकी कुछ और भी है, कुल 213 देश है। इसी तरह से अगर सारे 213 देश कुछ कुछ ब्लॉकों में यूनाइट हो जाए, अलग अलग, जिनको हम होमलैंड कहते हैं, हिंदी में वतन कहते हैं, तो 5-7 देशों का एक वतन, 27 देशों का यूरोप में एक वतन बन चुका है। लैटिन अमेरिका का एक होमलैंड, एक वतन बन जाए, अफ्रीकन देशों का एक होमलैंड बन जाए, तो दुनिया के सारे 213 देश 7-8 वतनों में सिमट जाएंगे। वो जब 7-8 वतन बन जाएंगे तो उनको ऊपर से जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन 213 देशों को जोड़ना उतना ही मुश्किल है जैसे 213 थानों का एक एसपी बना देना। अगर 213 थानों का एक एसपी बनाया जाएगा तो वो कोऑर्डिनेशन कर नहीं पाएगा, वो थानों को ठीक से चला ही नहीं पाएगा। यही गलती दुनिया में हुई है, जो संसार में लोगों को जोड़ने की बात की, वो सीधा 213 देशों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। मित्रों, अब मैं आगे बढ़ूंगा। जब मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया कि मैं किस यूनियन की बात कर रहा हूं, अब हमारी बात आती है कि ये जो खास करके जब हम यूनियन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मैं नेपाल वाले तैयार, मैं काठमांडू के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जब मैं बात बोला तो नेपाल के बोले कि हम तैयार। नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आए इंडिया में हमारे इन्विटेशन पर, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। भूटान के लोग कहते हैं हम तैयार हैं, के लोग भी बहुत लखरे नहीं दिखाते, वो भी तैयार है। श्रीलंका के लोग भी तैयार है। वो कहते हैं पहले इंडिया और पाकिस्तान के लोग अपनी लड़ाई सुलझा लें। मतलब यूनियन नहीं बन सकता, ये केवल इंडिया और पाकिस्तान बाधा है और कोई बाधा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बाधा है, तो इस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इशारों में बातों को समझते हैं, बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि भारत का जो डिवीजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे उस समय, हिंदुस्तान के बंटवारे का एक मुख्य कारण तो अंग्रेज थे, जो चाहते थे कि भारत हिंदुस्तान के लोग बंटे रहें और एकजुट होकर उनसे ना लड़े। इसलिए मेरी बिजली चली गई है, लेकिन मैं बात चालू रखूंगा। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के डिवीजन में सबसे बड़ा कारण अंग्रेज थे, और दूसरा जो बड़ा कारण थे वो थे भारत के और जितने हिंदुस्तान के सभी, जो जब तो ज्वाइंट भारत था, ज्वाइंट हिंदुस्तान, उस समय के जो कट्टर हिंदू थे और कट्टर मुसलमान थे, ये दोनों ही लोग नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक रहें या भारत एक रहे। यानी कट्टर हिंदू भी विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, कट्टर मुसलमान भी जिम्मेदार थे, और अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेज एक कौम भी जिम्मेदार थी हिंदुस्तान का बंटवारा करने में। अब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब डिवीजन हुआ तो आप सब जानते हैं कि रेड क्लिफ कमीशन बना। रेड क्लिफ कमीशन को यह कहा गया कि हिंदुस्तान का बंटवारा करने के लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है।
आप सोचिए, आज मेरी टेक्नोलॉजी हाई है, आज जीपीएस का भी आप फायदा उठा सकते हैं। 1947 में जब 15 दिन का टाइम मिला हो एक आयोग को, तो विभाजन कैसे हुआ होगा? वो नक्शा रख के लाइनें खींच दी गई, कोई देखा नहीं कि वो लाइन किसके गांव से गुजर रही है, किस कौम को इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं। यानी बहुत बहुत ही ज्यादा जट्टापूर्ण विभाजन हुआ था, और उसी विभाजन का परिणाम हुआ था भारी नरसंहार। कुछ लोग कहते हैं कि 15 लाख लोग उसमें मारे गए थे। मित्रों, मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी देशों के यूनियन के कुछ फायदे गिनाना चाहूंगा। ऐसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड करा देता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब इकट्ठा होने लगेंगे, तो अब जो हिंदू, कट्टर हिंदू मुसलमानों की कमजोरियों का प्रचार करते हैं, वही लोग अब मुसलमानों की अच्छाइयों का प्रचार करने लग जाएंगे। और कट्टर मुसलमान जो हिंदुओं की कमजोरियां का प्रचार करते हैं, वही लोग, वो अप्रासंगिक हो जाएगा। क्योंकि जब तक भारत और पाकिस्तान अलग अलग है, तब तक हिंदू मुसलमान को अलगाने में, विभाजन की बात करने में, उनके बीच मतभेदों को उजागर करने में, उनके डिफरेंसेस का प्रचार करने में फायदा है। और जैसे ही यूनियन बन जाएगा, तो ये सभी चीजें अप्रासंगिक हो जाएंगी। जब मालूम है कि जिसके साथ रहना ही है, अगर दो पति पत्नी में डाइवोर्स होना होता है, तो देखिए कितनी कितनी बुराइयां निकालते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी, ये कमी। अब अगर ये मान लेते हैं कि नहीं अब तो साथ रहना है, तो उनको आंखें बंद कर लेते हैं, बुराइयों को देखना बंद करके अच्छाइयां देखने लगते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि भारत में जो सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हुआ है, जैसे ही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण एशियाई यूनियन की हवा चलेगी, ये नैरेटिव बनेगा, वैसे ही हिंदुओं और मुसलमानों की प्रेम की बातें, एकता की बातें प्रासंगिक हो जाएगी, और उनके बीच जो मतभेद हैं वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। पहला फायदा ये है कि सांप्रदायिक नफरत, सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक वैमनस्य से पैदा होने वाला भविष्य में भारत के अंदर का सांप्रदायिक आतंकवाद, इन सब चीजों का रास्ता, इनकी संभावना ही समाप्त हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात कि जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते हैं, वो दंगे भी रुक जाएंगे। क्योंकि आज जो कट्टर हिंदू हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने अपना देश जब ले लिया, पाकिस्तान बना लिया, तो भारत में क्यों रहते हैं? यानी भारत के मुसलमानों को लोग विदेशी मानते हैं, ये सोच बनी है, इसलिए उनको हजम नहीं कर पाते और दंगे फसाद होते हैं। और यही सोच मुसलमानों में भी है, कट्टर मुसलमानों में भी यही मानसिकता है। वो हिंदू समाज को इसलिए हजम नहीं कर पाते, वो अपना अलग देश पाकिस्तान बन गया। जब दोनों एक हो जाएंगे, तो हिंदू मुसलमान के लिए ये अलगाव की बातें किसी काम की नहीं रह जाएंगी। अगली बात यह है कि जो हमारा हिंदू समाज है, जिसको हम सनातन कहते हैं, उसका हाजमा बहुत तेज है, सब जानते हैं। उन्होंने महात्मा बुद्ध को अगला अवतार घोषित कर दिया, ये सब आप जानते हैं। जब इस तरह के दक्षिण एशियाई यूनियन या अखंड भारत के दिशा में बात आगे बढ़ने लगेगी, तो यही सनातन संप्रदाय, यही हिंदू संप्रदाय, जो अब तक मुसलमानों को कहता है कि भाई ये हमारी आपकी पटरी नहीं खा सकती, वो फिर उसी तरह अगला अवतार पैगंबर को घोषित कर देंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब को, जैसे महात्मा बुद्ध को घोषित कर दिया। तो समाज का जो हाजमा है, डाइजेशन है, उसके दिल का दायरा है बहुत बड़ा। लेकिन वो जो बड़प्पन है हिंदू समाज का, वो आजकल अप्रासंगिक हो गया है। उसका कारण सब आप जानते हैं। यानी हिंदू समाज अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, जो जिस हिंदू समाज को, हिंदू के जिस परिभाषा को, जिस स्वरूप को पूरी दुनिया पूजा कर सकती है, उसका नेतृत्व मान सकती है। एक और
आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि दूसरे देश में हर देश चाहता है कि मेरा माल सस्ता बिके। दूसरे देश में सस्ता माल बेचने का एक ही तरीका है कि हमारे देश की फैक्ट्रियों में, कल कारखाने में, खेत खलिहान में सस्ता सामान पैदा करने के लिए जरूरी है कि देश में 90% आदमी गरीब रहे, दरिद्र रहे, भारी मुसीबत में रहे और भारी आर्थिक तंगी में रहे, जिससे ब्लैकमेल होकर के वो मजदूरी के रेट पे काम करें, मजदूरी के रेट पर नहीं। यानी उनको बार्गेनिंग कैपेसिटी, बार्गेनिंग मौका नहीं मिलना चाहिए। ये दुनिया के सभी देश ऐसा सोचते हैं। दक्षिण एशिया वाले तो जरूर सोचते हैं, पाकिस्तान ऐसे सोचता है, भारत की सरकार ऐसे सोचती है। अगर यूनियन बनाने का सिलसिला चलेगा तो निर्यात के लिए जो अपने देश के अंदर अपनी सरकार ने 90% बल्कि 93% लोगों को जानबूझ के आर्थिक तंगी में रखे हुए हैं, जिनको हम आर्थिक गुलामी कहते हैं, ये सब के सब लोग आजाद हो जाएंगे। यानी जब निर्यात की जरूरत नहीं पड़ेगी तो गुलामी बना के रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और जो धार्मिक अंधविश्वासों का जहर पिलाते हैं, जो कहते हैं विज्ञान की बातें मत करो, तर्क की बातें मत करो, निष्ठा की बातें करो, जो एक भाषा बोलते हैं, चाहे वो कट्टर हिंदू हो या कट्टर मुसलमान, ये सारे के सारे लोगों को अब ये खतरा समाप्त हो जाएगा कि मुसलमानों को लगेगा हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं को लगेगा मुसलमानों से खतरा है। जब दूसरे संप्रदाय से खतरा लगता है तब आदमी अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए अपने जो झूठी बातें हैं, अंधविश्वास हैं, उनको ऐसा पैकिंग करके प्रचार करता है जैसे बहुत बढ़िया तर्क है, बहुत ऊंची बात है। जब दूसरे धर्म से खतरा महसूस करता है कोई आदमी, तो अपने समाज के, हिंदू समाज अगर मुसलमान से खतरा महसूस करेगा तो हिंदू समाज को अंधविश्वास के दलदल में डुबो देगा, और मुसलमान समाज जब हिंदू समाज से खतरा महसूस करेगा तो मुसलमान समाज अपने समाज को अंधविश्वास के दलदल में डुबो देगा। इससे बहुत बड़ा खतरा है। हिंदू समाज हिंदू का नुकसान करता है, मुसलमान समाज मुसलमान का नुकसान करता है। जो समाज अपने समाज को अंधविश्वास के दलदल में डुबोएगा, उसका गर्दन दबा के, वो अपने ही समाज को बर्बाद करेगा और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में वो समाज पीछे रह जाएगा। इसलिए संसार में जो समाज जितना कट्टर है उतना पीछे है, और जो समाज जितना प्रगतिशील है, तर्कशील है, उतना आगे है। इसका प्रमाण है, इसको प्रमाण देने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं। अगली बात, हमारे बॉर्डर की पक्का सेफ्टी हो जाएगी। जो लोग कहते हैं भारत की सीमा पर सेना लगाने की जरूरत है, अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, कितनी सीमा पर सेना लगी थी, और सेना ने क्या किया? कुछ ना किया। सब वायुसेना, एयरफोर्स ने किया। यानी बॉर्डर पर सेना खड़ा करने की उचित समाप्त हो जाएगा, हमारा बॉर्डर पक्का हो जाएगा और उसकी सेफ्टी की गारंटी हो जाएगी। अगली बात यह है, चीन के साथ भी अब डर कम हो जाएगा। संजय जी, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है कि मैं टाइम दे पाऊं मेरे सामने। वहां पर आप अपना दिल खोल के, हाँ जी हाँ जी विश्वात्मा जी, आप दिल खोल के अपनी बात रखिए। आप कभी मुझे टोकना होगा तो मैं टोक दूंगा, आप मन खोल के रखिए। अभी तो शुरुआत ही हुई, तो पार्टी शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से 18 मिनट ही हुए हैं। जी कम से कम 22 मिनट और रख सकते हैं, और थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा तो आपको चिंता नहीं करनी है। आप अपनी बात खुल के रखिए दादा, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर मोस्ट वेलकम, वी आर वेरी ईगर टू लिसन टू यू। जी 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 हाँ, बेसिक होकर बात रखिए। मेरा थोड़ा सा पता नहीं, आपकी आवाज सुनने में मुझे थोड़ा सा हल्का सा गैप मोमेंट भी आया। दूसरा फोन ऑन करता हूँ। जी जी प्लीज कंटिन्यू, आप अपनी बात जारी रखिए। शायद आपकी नेटवर्क में इशू है, मेरे तो यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है अभी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा देखिए। मेरे ख्याल से शिवकांत जी, क्या विश्वात्मा जी की बात आपको सुनाई दे रही है? ये दूसरे साथी को सुनाई दे रही है क्या? मुझे नहीं सुनाई दे रही है। मैं दूसरा फोन ऑन करता हूँ फटाफट, बाई चांस इसमें नेटवर्क का इशू हो। यदि आपको सुनाई दे रही है कि साथियों विश्वात्मा जी की बात सुनाई दे रही है? मुझे नहीं सुनाई दे रही है।
हो सकता है वो उन्होंने बताया था इस टॉप ओवर में वहाँ पर लिंक इशू है। बताइए क्या आपको उनकी बात सुनाई दे रही है? मुझे सुनने में तकलीफ है तो मैं आपसे शेयर नहीं, कर। अभी नहीं आ रही आवाज। अच्छा जी जी जी, तो उसे थोड़ा सा मैं दूसरा तब तक फोन ऑन कर रहा हूँ। अभिषेक जी यदि आप फोन लगाने का प्रयास कर सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी अभिषेक भैया, तो हमें डायरेक्ट बात कर लेंगे। थैंक यू प्लीज। मैं भी अभी जस्ट दूसरा फोन ऑन करके, हाँ मैंने कर दिया है, दूसरे में ज्वाइन कर चुका हूँ, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैं भी कर लेता हूँ, आपको इसका फोन लग जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा गैप हो गया है तो क्षमा प्रार्थी, कृपया आप धैर्य बनाए रखें। कुछ महत्वपूर्ण साथी आज वैसे भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आपके कुछ साथी आप चाहें ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा, उनको आप कह सकते हैं। मैं उनको फिर से लाइन में लेने का प्रयास करता हूँ। भाई कमलानंद जी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और बहुत सुंदर विषय चल रहा है, युद्धों को कैसे हम रोके, उस पर विश्वात्मा जी जो हमारे बीच में, उन्होंने बहुत बहुत काम किया हुआ है, तो मतलब हमारा सौभाग्य है ना वही दैट ही इज हियर विद अस। और कुछ और साथी भी आए हैं, दीपक जी भी, दीपक अग्रवाल जी और जो भी है साथी भी, प्रदीप जी बाहर गए हैं, सबका भी स्वागत है। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई टू कंटिन्यू। या देयर इज अ फोन कमिंग, आई थिंक उनका ही फोन आ रहा है। हाँ जी जी, गांधी जी, विश्वात्मा जी बताइए इसको। हाँ हाँ, लिंक कट गया है। जी जी, एक मिनट के लिए। जी जी, विश्वात्मा जी, अच्छा आवाज नहीं आ रही है। हाँ आपको, वी हैव लॉस्ट योर कनेक्शन, यू हैव लॉस्ट योर वॉइस कहते हैं। आजकल तो ये भी कहने लगे वी हैव लॉस्ट यू, दैट मींस लॉस्ट यू। नेट की प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, सुनिए, मैं आपके जो हमारे मतलब साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के, वो भी उपस्थित हैं। तो यदि नेट, जब तक आप किसी और साथी का नेट लें, किसी और साथी के फोन से जुड़े, तब तक के लिए मैं शिवाकांत गोरखपुर जी से निवेदन करता हूँ कि वो बातचीत को चलाएं। जब आप बीच में आ जाएंगे, ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, जैसे ही होगा मुझे आप इस पे फोन बता दीजिएगा, लिंक पे आ जाएंगे, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, प्लीज कीप ट्राइंग, बता दीजिएगा। शिवाकांत जी नमस्कार, आप हमारे बीच में हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, जिसका मिशन ही ग्लोबल चेंज है, और मिशन फॉर ग्लोबल चेंज जो ट्रस्ट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। शिवाकांत गोरखपुर जी आप बीच में हैं क्या हमारे? शिवाकांत क्या हुआ गोरखपुर जी भरत गांधी मुझे, जी को, क्या हो गया? वो असल में क्या हुआ कि कहीं रास्ते में हैं, रुके थे बात करने के लिए, नेटवर्क लॉस हो गया। सत्य प्रकाश जी आपका स्वागत है। देरी से ही सही, पल भर के लिए यदि कोई प्यार से हमें सुन लेता है तो बहुत अच्छा अरे रहता है। पर थैंक यू फॉर। आपने तो गायब ही कर दिया मुख्य वक्ता तो। नहीं नहीं, मुख्य वक्ता कोई बात नहीं, तो मैं भी कह सकता हूँ उनके बदले पर मेरे से ज्यादा जरूरी होगा कि शिवाकांत जी भी थे। शिवाकांत जी उन्हीं के साथ हैं क्या? एक मिनट होल्ड ऑन। चलिए थोड़ा सा मैं इस बातचीत को, क्योंकि मैंने उनके साथ में सघन रूप से कार्य किया है, तो शिवाकांत जी भी यदि नहीं दिख रहे हैं तो मैं ज्यादा परेशान ना होके मुख्य बात कह देता हूँ। सभा सभा भी इस टीम से है। सभा खान, यू आर पार्ट ऑफ द मिशन फॉर ग्लोबल चेंज। सभा, क्या मैं आपसे निवेदन करूं कि आप कृपया सामने आए, और जो भी आप मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के कार्य के बारे में और साउथ एशियन पार्टनरशिप के बारे में विश्वात्मा जी और उनकी टीम के जो कार्य हैं उसको थोड़ा सा 2 मिनट बताएं। यदि स्क्रीन पे आएंगे, जैसे साथियों ने कहा था, वीडियो ऑन करेंगे, घबराना मत कि अचानक आप इस बीमारी के लिए तैयार नहीं थी। सभा, यू आर यंग पर्सन इन द टीम, थोड़ा माइक को अनम्यूट करें और वीडियो पे अपनी बात करें, फिर मैं ऐड करूंगा उसको। ठीक है सभा जी, सुन पा रहे हो क्या? अच्छा, अचानक आपने आशा नहीं की होगी कि विजय शर्मा आपसे निवेदन करेंगे, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि शिवाकांत जी भी अचानक निकल गए हैं। या साथियों मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, शिवाकांत जी जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं देखता हूँ, जस्ट गिव मी ए मोमेंट, आई जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद हिम। अदरवाइज प्रोग्राम का कंटेंट मैं बताऊंगा और सभा जी बताएंगे, प्रोग्राम तो सक्सेसफुल होना ही है। अभी इनफैक्ट कुछ समय पहले हम लोगों ने मिल के जो UN 2.0 का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, उसके बहुत सारे बिंदु हैं, पर कुछ बिंदु उसमें हैं कि हमें विभिन्न क्षेत्रों के, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है उस तरह के क्षेत्रीय संगठन हमें बनाने पड़ेंगे, और साउथ एशिया की जो यूनियन है वो भी हमें बनानी पड़ेगी, सफल करनी पड़ेगी। इस तरह से की सार्क जिस तरह का असफल प्रयोग हुआ था, सिर्फ वैसा नहीं करना है। और पूरे विश्व में, चाहे वो आप ये समझिए कि आपके साउथ अमेरिका में हो, आपके अफ्रीका में हो, अफ्रीका में इनफेक्ट बहुत बड़ी यूनियन बनी थी अफ्रीकन देशों की,
और वो कहीं ना कहीं युद्ध को टालने का उसमें एक प्रस्ताव भी अच्छा खासा आया था। और राकेश मनचंदा जी ने उसके बारे में अपना व्यक्त किया था। मुझे इसका नाम तुरंत ध्यान नहीं पड़ रहा है, कौन या कुछ टाइप का था, मुझे खैर चेक कर सकते हैं। और इसमें इनफैक्ट सत्य प्रकाश भारत जी, आपने भी क्या नाम है, विश्वात्मा जी के साथ कार्य किया है, तो आप भी चाहे तो अनम्यूट करके 2-4 मिनट, मतलब आपके, सत्य प्रकाश जी, आपकी ओपिनियन हमें युद्धों और दूसरे विकास के बारे में, माना विकास के पैटर्न के बारे में जो आपके पोजिशन से पता है, लेकिन भरत गांधी जी और विश्वात्मा जी के जो कार्य है उसके बारे में आप यदि 5 मिनट, 4 मिनट या 7 मिनट बताना चाहें, बता सकते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ अभिन्न रूप से कार्य किया, बहुत आगे बढ़ के आपने सपोर्ट किया है। तो थोड़ा सा मैं इनफैक्ट सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, सत्य प्रकाश जी स्क्रीन पे आए, अपने आप को अनम्यूट करें और उस बात को कहें, तब तक मैं गोरखपुरी जी से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास दूसरे फोन से कर रहा हूँ। सत्य भरत प्रकाश जी, गांधी जी कहाँ गायब हो गए? उनसे नहीं कांटेक्ट करो। नहीं, वो क्या हुआ, ये अभिषेक जी ने उनके साथ आ गए विश्वात्मा जी आ गए। विश्वात्मा जी स्वागत है आपका। हम लोग सोच रहे थे कैसे गैप फिल करें, संजय शर्मा करें या सत्य प्रकाश जी ध्यान करें, तो वैसे बहुत सारे आपके साथी उपलब्ध हैं, और अच्छी बात है आप आ गए। विश्वात्मा जी अपनी बात को कृपया कंटिन्यू करें, हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू विश्वात्मा जी। आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ कहिए हाँ जी, कहिए, मेरी आवाज आ रही है? जोर से आ रही है सर, आप कहिए, जोर से अपनी बात कहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वी आर वेरी हैप्पी कि आपने मेरी ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सर, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा ठीक है, ये अब मैंने तो अपना लगा लिया, छोड़ दो। अच्छा, हाँ जी तो हाँ जी। मैं आपको बता रहा था साउथ एशियन यूनियन के बेनिफिट्स। इसमें मैं कई बातें बता चुका था आगे कि अगर दक्षिण एशियाई देश एक हो जाएंगे, चीन भी सोचना शुरू कर देगा। चीन भी ये सोचेगा कि भाई अब एक पावर बैलेंस बन गया है, और उस पावर बैलेंस के डर के कारण किसी भी देश में अंडू दखल चीन नहीं लेना पसंद, क्योंकि उसकी मार्केट सब जगह फैली है। और अगर साउथ एशियन यूनियन बनता है तो एक बड़ा फायदा होगा। जो सीमा पार आतंकवाद है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि वहां ट्रेनिंग सेंटर आतंकवादियों के चल रहे हैं, और ऐसा ही इल्जाम पाकिस्तान वाले भारत के बारे में भी लगाते हैं। तो जब भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबकी एक पुलिस, एक सेना, एक संसद, एक विदेश मंत्रालय, ये सब कुछ एक हो जाएगा, तो भारत के अंदर पाकिस्तान के लोग पुलिस के रूप में होंगे, और पाकिस्तान के अंदर भारत के लोग पुलिस के रूप में होंगे। यानी फिर कोई आतंकवादी सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर चलाने की गुंजाइश न तो भारत की धरती पर बचेगी, न पाकिस्तान की धरती पर। मैं अभी पिछले दोनों यही कहा था कि अगर आतंकवाद के कारण भारत पाकिस्तान की लड़ाई होनी चाहिए, तो ये लड़ाई ये साबित नहीं करती कि भविष्य में आतंकवाद नहीं होगा। टेररिज्म को वार से नहीं रोका जा सकता। जहां जहां टेररिज्म को वार से रोकने की कोशिश की गई, ये आतंक की आग और बढ़ती है। इसलिए इसका तरीका यही है कि यूरोपियन यूनियन की तरह भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सबकी एक संसद, एक पुलिस बना दिया जाए, तो इस पूरे रीजन में कोई आतंकवादी सेंटर ना बनेगा और ना आतंकवादी घटना घटेगी। और जो बॉर्डर के विवाद हैं कि पाकिस्तान कहता है कि भारत ने कब्जा कर रखा है, इंडिया ने कहता है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके का जो विवाद है, कश्मीर का जो विवाद है, ये जितने भी बॉर्डर संबंधी, बांग्लादेश के साथ भी विवाद है, नेपाल के साथ विवाद है, जितने बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, इनके लिए सभी देशों की एक सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सुपर कोर्ट कहते हैं, जो सभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैठ जाएगी, और वो सभी देशों की बातें सुन लेगी, और डिस्प्यूट को कानूनी तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। जैसे आंध्र, तमिलनाडु का और कर्नाटक का विवाद सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, उसी तरह इंडिया पाकिस्तान का विवाद, इंडिया नेपाल या बांग्लादेश का विवाद, वो सुपर कोर्ट सुलझाना शुरू कर देगी। और अगर मान लो कि किसी को कोई तकलीफ है, तो युद्ध से उसकी तकलीफ को व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो दक्षिण एशिया की संसद होगी उसमें भाषण देंगे। इंडिया के
पाकिस्तान के बारे में भाषण देंगे और उनकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाएगी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बॉर्डर रिलेटेड जितने इल्जाम हैं उन सब की जांच पड़ताल करके उसका समाधान कर देगी। यानी कानूनी और संसदीय तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट निपटेंगे तो युद्ध की जरूरत नहीं होगी, यानी युद्ध भी परमानेंट समाप्त हो जाएगा, युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं अब थोड़े से बात इस पर कर लेता हूं कि इस आइडिया का सपोर्ट कौन करेगा। मैं एक लिस्ट बना देता हूं, सरसरी नजर से पढ़ देता हूं, बता देता हूं कि अगर यूनियन की बात आगे बढ़ती है तो के जितने भी लेफ्ट है सेकुलर लोग हैं इसके सपोर्ट में आएंगे, और ऐसे कहिए कि भारत का पूरा विपक्ष, भारत की जितनी पार्टियां हैं सबके सब इसके सपोर्ट में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भारत में जितने लेफ्टिस्ट मुसलमान हैं वो सबके सब इसके समर्थन में आएंगे, मां आए लेकिन वो अल्पसंख्यक होंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि जो गरीब लोग हैं, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, 90% से ज्यादा जनसंख्या इन सभी देशों की गरीब है। ये 93% पॉपुलेशन इंडिया की, 93% पॉपुलेशन पाकिस्तान की, 93% पॉपुलेशन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान की, ये सब के सब लोग इसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि बिल्कुल ठीक है। और जो एक आवाज ये लगाई जाएगी कि भाई जो बातें जो आज लड़ाई से तय हो रही हैं, जब सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सभी देश जो सेना पे पैसा खर्चा कर रहे हैं वो पैसा निकाल करके अपने अपने देश के जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद हैं, या तो उनके रोजगार पे खर्चा करेंगे या तो फिर वोटरशिप अधिकार जैसा कोई कानून बना के वो वोटरशिप के तौर पर उनके खाते में डाल देंगे। जब लोगों को लगेगा कि दक्षिण एशियाई यूनियन बनेगा तो मेरे खाते में 20,000 रुपया आएगा, जब पाकिस्तान के गरीबों को पता चलेगा, भारत के गरीबों को पता चलेगा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के गरीबों को पता चलेगा कि अगर यूनियन बना तो मेरे खाते में 20,000 रुपया आएगा, तो सभी देशों के गरीब झंडा लेकर के खड़े हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। अब जो थोड़े बहुत लोग इसका विरोध करेंगे उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। और तीसरी बात यह है कि हिंदू समाज में जो अखंड भारत का सपना लिए बहुत दिनों से बैठे हैं, उनका सपना साकार होता हुआ दिखेगा। हाँ, उन्हें लगेगा कि पूरा उनकी तरह पाकिस्तान को कब्जा करके अखंड भारत नहीं बन रहा है, बांग्लादेश को कब्जा करके नहीं बन रहा है, संधि से बन रहा है, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उनका 90% सपना पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं, जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, ये सारे के सारे हिंदू इसके समर्थन में कूद पड़ेंगे। इसी तरह से मैं आरएसएस को भी, जो बहुत बड़ा संगठन भारत में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पहल तो नहीं करेगा, लेकिन अगर ये मामला जन आंदोलन के रूप में उठा लिया गया, देश के बुद्धिजीवी ने उठा लिया, तो आरएसएस भी पीछे पीछे कूद पड़ेगा, वो भी सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। मैं एक बात और कहता हूं कि जो लोग कहते थे कि भाई गैट संधि, जो एक संधि हुई थी कि एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, एक संधि हुई थी, उस संधि में कहा गया था कि दुनिया भर के व्यापारियों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अधिकार दिया जाता है और सरकारों को टैरिफ लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार समाप्त किया जाता है। ये बात जो हुई थी, अब उसी तर्ज पर यह कहा जाएगा कि जब आपने व्यापारियों को आजादी दे दी दूसरे देशों में फायदा उठाने की, तो देश के मजदूरों को भी आजादी दीजिए कि जिस देश में अच्छा पैसा, अच्छी मजदूरी मिलती है, उस देश में कोई भी व्यक्ति जाके मजदूरी करे। अगर व्यापारियों को ग्लोबल आजादी मिल गई
तो मजदूरों को, बेरोजगारों को भी ग्लोबल आजादी मिलनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ये उनका ग्लोबल राइट है, इंटरनेशनल राइट है, जो विश्व के माध्यम से हासिल होगा और दक्षिण एशियाई यूनियन बनाने से हासिल होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं थोड़े से आंकड़े में आपको दे देना चाहता हूं कि अगर मान लो कि यूनियन बन गया, हमारी बिजली बीच बीच में चली जाती है, आ जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम अपने इकोसिस्टम में नहीं हैं, हम इस समय बदायूं में हैं और गंगा के किनारे हैं, और गंगा के किनारे थोड़ा सिग्नल भी कमजोर रहता है, इसलिए थोड़ी व्यवधान पैदा हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी बिजली बीच बीच में आ जाती है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि भारत का सभी देशों का यूनियन बन गया तो तस्वीर कैसी होगी। तस्वीर में देखिए, आज भारत की जनसंख्या, मैं थोड़ा सा, मेरे जो आंकड़े हैं 4 साल पुराने हैं, मुझे माफ करिएगा, 4 साल पुराने हैं, तो इसलिए भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 28,66,115 थी। तो उस समय अगर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जुड़ जाएंगे तो ये जनसंख्या 140 करोड़ नहीं रह जाएगी, 191 करोड़ हो जाएगी। कितनी बढ़ोतरी होगी? 51 करोड़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर यूनियन बन जाएगा तो आज भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, 22 लैंग्वेज। अगर यूनियन बन जाएगा तो केवल 5 भाषा और जुड़ेंगे, 5 भाषा, 27 लैंग्वेज हो जाएगी। और भारत में 13 लिपियां चलती हैं, देवनागरी लिपि, पंजाबी लिपि, गुजराती लिपि, असमी लिपि, बंगला लिपि, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि। ये कुल जो हमारी लिपियां हैं, ये कुल 13 हैं। अगर यूनियन बनेगा तो 5 लिपि और जुड़ जाएगी, 18 लिपि हो जाएगी। यानी कोई मात्रात्मक फर्क नहीं पड़ेगा, गुणात्मक फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मात्रात्मक फर्क मतलब पड़ेगा। कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव चेंज आएगा। इसी तरह भारत में 11 लोक नृत्य हैं, जो नाचने की कला है, फोक डांस जिसको बोलते हैं, 11 टाइप के हैं। अगर यूनियन बन जाएगा तो 18 टाइप के तरीके से लोग नाचने लगेंगे, यानी 18 फोक डांस हो जाएंगे। इस समय भारत में 2000 लगभग 2000 एथनिक ग्रुप हैं, एथनिक जिसे कहते हैं टाइटल और समूह। अगर यूनियन बन जाएगा तो केवल आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 एथनिक ग्रुप और जुड़ेंगे, यानी 2000 से 2020 हो जाएंगे। इतने फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये यूनियन बनाने में सबसे बड़ी बाधा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा। कहते हैं मुसलमान मेजॉरिटी में चले जाएंगे। थोड़ा सा आंकड़े देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि 2011 में जो एक दूसरा मैं बता देता हूं, मुसलमानों के जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो लगातार गिर रही है। मैं अभी आंकड़े भी बताता हूं। और मुसलमानों की जनसंख्या, हिंदुओं की जनसंख्या आज जो प्रतिशत है, जो टेंडेंसी ऑफ डिक्रीजमेंट है, वो टेंडेंसी और डिक्रीजमेंट को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैलकुलेट करते हैं तो भारत में, यानी साउथ एशिया में, हिंदू और मुसलमान की जनसंख्या को बराबर होने में 530 साल लगेंगे। 530 ईयर्स बाद हिंदू मुसलमान की पॉपुलेशन बराबर होगी, एट पार होगी। यानी 500 साल में तो किसी देश की उम्र नहीं होती। 500 साल में पता नहीं कितने देश बनेंगे, बिगड़ेंगे, क्या क्या हो जाएगा। यानी, और एक बात मैं और कहूंगा कि अगर यूनियन बन जाता है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान का यूनियन बन जाता है, तो रक्षा बजट, डिफेंस बजट में सभी देश आराम से 75% कटौती कर पाएंगे।
25% उन्हें रखना पड़ेगा, लेकिन 75% डिफेंस बजट पाकिस्तान का बच जाएगा, अपने गरीबों में बांट देंगे। भारत का बच जाएगा, अपने गरीबों में बांट देंगे। बांग्लादेश नेपाल का बच जाएगा, अपने गरीबों में बांट देंगे। डिफेंस पे खर्चा करने के बजाय जो जरूरतमंद लोग हैं उनके रोजगार और उनकी जरूरत पर खर्च होने लगेगा। मैं एक आध बात और ले लेता हूं। ये कहा जाता है कि मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। मैं थोड़ा आपको आंकड़े दे दूं कि 1991 से लेकर 2000 तक, 1991 से 2001 के बीच हिंदू आबादी जो बढ़ी वो 21.4 इस परसेंटेज की दर से बढ़ी है, 21.4%, और मुस्लिम आबादी 29.5% के दर से बढ़ी है। लेकिन ये टेंडेंसी चेंज हो गई। कब हुई? जब आप 2001 से 2011 का कैलकुलेशन करते हैं तो सिचुएशन अलग हो जाती है। उसमें हिंदू आबादी की वृद्धि दर 24 से घट करके 19.9 हो जाती है, और मुसलमानों का जो वृद्धि दर है वो 29 से घट करके 24.6 हो जाती है। यानी मुसलमानों का जो हिंदुओं का हिस्सा कुल आबादी में घटा वो 0.07 घटा, और जो मुसलमानों का प्रतिशत कुल आबादी में बढ़ा वो 0.8% बढ़ा। और सॉरी, मैंने हिंदुओं का गलत बोल दिया, वो 0.7 घटा और मुसलमानों का 0.1 बढ़ा। यह दर रही। ये 11 से 21 की बात कर रहे हैं। अब मैं आबादी की सिचुएशन बताऊं। हिंदू आबादी 2001 में 82 करोड़ 75 लाख थी, और में कुल आबादी में हिंदू आबादी का हिस्सा था 80 करोड़ 80.5, यानी 100 में से 80 हिंदू थे। मुस्लिम आबादी 2001 में 13 करोड़ 81 लाख थी, और उनका जो प्रतिशत था वो 13.4% मुसलमान थे भारत की आबादी में। हिंदू आबादी 2011 में बदल करके वो 82 करोड़ से ऊपर जाकर के 96 करोड़ हो गई। 96 करोड़ और 63 लाख कितनी बढ़ गई? 13 करोड़ 88 लाख बढ़ गई। और आबादी में हिस्सा कितना हुआ? 79.8, मतलब 0.7 आबादी में टोटल परसेंटेज शेयर गिर गया, 0.7% हो गया, इतना गिर गया। लेकिन 13 करोड़ आबादी बढ़ गई। इसी तरह मुसलमान का अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो मुसलमानों की आबादी 2011 में 17 करोड़ 22 लाख थी, और वो बढ़ करके 2011 कितनी थी? 3 करोड़ 41 लाख बढ़ गई। ये इसका आबादी में हिस्सा पहले कितना था? 13.4, अब कितना हो गया? 14.2। यानी जो बढ़ी आबादी तो इतना, लेकिन आबादी इनकी कितने परसेंटेज बढ़ी? 0.8। अब मैं यूनियन की बात करता हूं। अगर सारे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका सारे देश एक यूनियन बना लेते हैं तब हिंदू मुसलमान की आबादी का परसेंटेज क्या होगा? तब 101 करोड़ 84 लाख 890 हिंदू होंगे, और मुसलमानों की आबादी होगी 45 करोड़ 28 लाख 65,400। यानी यूनियन बनने के बाद भी हिंदू रहेंगे 101 करोड़ और मुसलमान रहेंगे केवल 48 करोड़, आधे से कम रहेंगे यूनियन में भी। तो जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या मुसलमान मेजॉरिटी में आ जाएंगे, वो गलत बोलते हैं। आज भी मुसलमान माइनॉरिटी में है, और यूनियन बनने के बाद भी मुसलमान माइनॉरिटी में ही रहेंगे। ये कंक्लूजन देख लें। मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देता हूं कि ये पूरे प्रकरण को देख करके मैं मेरे वक्त को भी काफी संजय जी इशारा भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने सवालों संजय 5 मिनट में संजय जी मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड करना चाहूंगा।
जी जी, मैं आपको अगले 4 मिनट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 मिनट में आप अपनी बात कंक्लूड कर सकते हैं, फिर प्रश्नोत्तर पे आएंगे बहुत सारी। श्योर सर श्योर। सर जी 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 मैं जी। अब मैं केवल उन बातों को बताता हूं जिनका उत्तर मेरे पास है, लेकिन इस वीडियो डायलॉग में, इस मीटिंग में उनका उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन प्रश्न उठाऊंगा जिनका उत्तर मेरे पास है। वो क्या है कि क्या चीन यूनियन बनने देगा? मेरे पास इसका सकारात्मक उत्तर है, वो नहीं बताऊंगा समय की कमी के कारण। अगली बात, क्या भारत पड़ोसी देशों को कब्जा नहीं कर लेगा? भारत एक बहुत पावरफुल कंट्री है, क्या बांग्लादेश को, श्रीलंका का कब्जा नहीं कर लेगा? मैं कहता हूं नहीं। इसके तमाम कारण हैं, मैं कभी और बताऊंगा। क्या भारत की कंपनियां इतनी मेगा कंपनी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ये पाकिस्तान की कंपनियों को हजम नहीं कर जाएंगे? भूटान के बांग्लादेश की कंपनियों को खा नहीं जाएंगे? मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि कंपनियां पहले ही ग्लोबली प्ले कर रही हैं। वो दुनिया में पहले से आज कोई देशों की दीवारें कब्जा नहीं करी। एक बात कुछ लोग कहते हैं कि इस तरीके से तो सारे हिंदुओं का राज बांग्लादेश पे हो जाएगा, हिंदुओं का राज पाकिस्तान पे हो जाएगा, हिंदुओं का राज श्रीलंका पे। मैं कहता हूं उसमें सभी देशों के प्रदेशों की सभा होगी और सभी देशों की सभा होगी। जैसे लोकसभा राज्यसभा है तो उसमें 3 सदन होंगे, उन तीनों सदन में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठे होंगे, दूसरे सदन में देशों के प्रतिनिधि बैठे होंगे। कोई देश किसी को खा नहीं पाएगा, किसी एक कौम का शासन किसी पर नहीं हो पाएगा। ये संविधान के ढांचे पर निर्भर करेगा। कुछ लोग कहते हैं क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ जाएगी? इससे बेरोजगारी नहीं, नई सरकार बनेगी, उसमें बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। साउथ एशियन गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होगी, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगी। और कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण एशिया की यूरोप मत समझो, दक्षिण एशिया अलग है, यूरोप अलग है। यूरोप का मतलब दक्षिण एशिया को मैं बता देता हूं कि दक्षिण एशिया और यूरोप में 90% समानता है, 10% फर्क है। तो अपना संविधान 10% अलग होगा और 90% समान होगा। मैं और अगला सवाल है कि मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, वो तो भारत में भी विभाजन करने को तैयार है, वो तो इंडिया में नया पाकिस्तान ढूंढ रहे हैं। ये मुसलमानों पर, ये कुछ मुसलमान ऐसा जरूर सोचते होंगे जैसे यूनियन की बात बढ़ेगी ऐसे मुसलमान अलग थलग पड़ जाएंगे, उनकी कोई सुनेगा नहीं, ना हिंदू सुनेगा ना मुसलमान सुनेगा। अगली बात, कुछ लोग कहते हैं केंद्रीकरण का खतरा बढ़ेगा, सेंट्रलाइजेशन होगा। मैं ये कहता हूं कि दक्षिण एशिया के प्रधानमंत्री के चुनने का अधिकार गांव के प्रधानों को दे दो, नीचे दे दो, कि तो केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण की नकेल कस जाएगी, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और भारत पाकिस्तान के बारे में कई सवाल हैं, वो मैंने सभी बातें एक दक्षिण एशियाई यूनियन की मेरी पुस्तक है उसमें लिखा है, और विश्वात्मा के नाम से फेसबुक पर पेज है हिंदी इंग्लिश में, और मिशन फॉर ग्लोबल चेंज देखेंगे तो इन सभी सवालों का जवाब है। मैं कुछ समय ज्यादा लिया हूं तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोगों के प्रश्नों को निमंत्रित करता हूं, और अब मैं संजय जी को कहता हूं कि कमान संभाले। धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। इनफैक्ट सभी प्रश्नों से पूर्व धन्यवाद विश्वात्मा जी। जैसे मैंने विश्वात्मा जी के विषय में ग्रुप में लिखा है, चूंकि परिचय बहुत शॉर्ट में दे पाना संभव भी नहीं था, और जहाँ मैं आश्रम में ठहरा हूँ वहाँ हल्का सा मूवमेंट थे तो फोकस करने में इशूज था, बट उनका परिचय बहुत बड़ा है। 70 पुस्तकों के आप लेखक रहे हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल जो कि मिशन, वैश्विक मिशन के तहत उन्होंने स्थापित की थी, एक अनोखी पार्टी, अनोखा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में भी इस मीटिंग में, अगली मीटिंग में जब संभव हो बताएंगे। आज का विषय थोड़ा सा दूसरा है। मिशन ऑफ ग्लोबल चेंज के नाम से उन्होंने ट्रस्ट स्थापित किया है। 70-75 पुस्तकों के लेखक रहे, बहुत सारे लेख लिखे हैं, लगातार एक डिमांडेड वक्ता रहे। हम भारत में जो ये फिर से करने विषय हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ मनरेगा या बेसिकली जनधन योजना लगवाने में उनका आंतरिक रूप से पार्लियामेंट्रियंस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत जबरदस्त एक योगदान रहा है।
सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को स्थापित करने में 2004 के बाद 2002 के बाद से इनफैक्ट वो लगातार पार्लियामेंट में खासकर 2010 से 12 तक बहुत सुपर सक्रिय रहे और करीब 400 पार्लियामेंट्री में रेफरेंस किया, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनवाई, लगातार उनका एक जबरदस्त योगदान समाज को ले रहा है। तो इन विषयों पे संभवतः अलग दिन बात करेंगे। आज जो उन्होंने विषय रखे हैं, समानता के रखे हैं, इस तरह से गैट समझौता जो है मानव के अधिकार को टूटता है। एक तरफ, एक मिनट, शायद गलती से ना मुझे लग रहा है कि अभिषेक जी फिर से बीच में होस्ट हो गए हैं, तो यदि अभिषेक जी वो 1 सेकंड के लिए मेरा कनेक्शन इधर उधर हुआ या तो आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि साथ ही लोग को थोड़ा सा ये निवेदन है कि आप यदि अपने आप को म्यूट कर लें। शिवकांत जी कृपया म्यूट कर लीजिए, कृपया कोई भी साथी बीच में ना बोले तो अच्छा। हम लोग विश्वात्मा जी को सुनने के लिए आए हैं, और भी किसी साइज का माइक हो तो कृपया म्यूट कर लीजिए। सर्वप्रथम तो अभिषेक जी को ही मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम के पहले ही कहा था कि संजय भाई आज मेरे बहुत सारे प्रश्न रहेंगे, तो सर्वप्रथम प्रोग्राम की जो हमारे मुख्य आयोजक हैं उन्हीं के पास जाते हैं, फिर हाजी पटवर्धन जी के पास जाएंगे। मदन मोहन जी का प्रश्न सदा की तरह तैयार है, और भी जो साथी नियम से हम लोग चलेंगे। एक तो अपने आप को म्यूट कर लें, जो आज मैं भी नहीं बोल रहे हैं, धन्यवाद, मैं भी बोल के म्यूट करूंगा। दूसरे साथियों, जिसको प्रश्न करना हो कृपया टेक्निकली जूम पे आके हाथ हैंड रेस करें। योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर योगेंद्र यादव, धन्यवाद, आपने हैंड रेस किया। एक एक करके बारी आएगी, तो आज चूंकि समय हमारे पास कम रहेगा तो सिर्फ हैंड रेस वालों को ही हम निवेदन कर पाएंगे। यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो हैंड रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इट हैज बीन ए ब्यूटीफुल मोमेंट लिसनिंग टू विश्वात्मा जी। बहुत जबरदस्त उनकी जानकारी है, बहुत जबरदस्त एक पैमाने पे, जबरदस्त एक मैं कहूँगा उस पे काम करते हैं, पर्दे पे काम करते हैं। पर्दे मीन्स व्हाट आई मीन टू से, कैनवास बहुत बड़ा है, तो बड़ा खूबसूरत उनका बात रही। हम अभिषेक जी से निवेदन करेंगे सर्वप्रथम, अभिषेक जी खुल के अपनी बात कहें, और उसके बाद भी प्रश्न हो तो दोबारा आप सेकंड राउंड के लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू अभिषेक जी ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड ओवर टू यू फॉर योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड ऑब्जर्वेशंस। थैंक यू अभिषेक भाई। मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास, प्लीज करिए। जी आ रहे हैं। देखिए, ये जो विश्वात्मा जी ने कॉन्सेप्ट रखा है और जो जिस पर वो काम कर रहे हैं, इससे एक चीज तो ये स्पष्ट हो गई कि वो एक बहुत ही नेक दिल के और बहुत ही शुभ सोच रखने वाले व्यक्ति और व्यक्तित्व हैं, और साथ ही साथ उनकी जो विचार हैं वो विचार एकदम बिल्कुल साफ है कि दुनिया में शांति हो और सब जगह अमन और भाईचारा हो। अच्छी सोच है, लेकिन इसमें जो मुझे लगता है, क्योंकि एक बात होती है कि जब विषय राजनीतिक हो, और ये विषय राजनीतिक है, और राजनीति में भी मजहब का तड़का लगा हुआ है, तो मामला इतना सीधा होता नहीं है। राजनीतिक है तब तो ठीक है, लेकिन उसमें भी अगर मजहब का तड़का लग जाए तो मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 1400 सालों का इतिहास है, और जो ऐतिहासिक चीजें हुई, और ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में भी है, ये इंडिया और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में भी है, और अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में भी है, जो वैश्विक सत्ताएं बनी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में भी है। तो इतिहास हमें कुछ चीजें सिखाता है, और जो चीजें हैं उससे ही लोगों के ओपिनियन फॉर्म होते हैं, समाज बनते हैं, और साथ ही साथ सोच बनती है, वो परिस्थितियां बनती हैं। तो वो परिस्थितियां जो बन चुकी हैं वो एकदम से तो बदली नहीं जा सकती, उसमें टाइम लग सकता है, या शायद प्रयास तो हो लेकिन रिजल्ट ना आए, लेकिन प्रयास होता रहना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, जैसे हम साउथ एशियन यूनियन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि
उसमें अफगानिस्तान भी आ गया है पिछले 7 8 10 सालों से। अफगानिस्तान भी आ गया। और अफगानिस्तान जब आया था तो वहाँ सरकार दूसरी थी, आज सरकार दूसरी है। किस तरह से वहाँ पे तालिबान 2.0 की सरकार आई वो सभी को मालूम है। बांग्लादेश में आज से 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक की स्थितियां बहुत इंडिया के फेवर में होती थी। इंडिया की फेवर की सरकार थी, लेकिन अब वो भी बदल चुकी है। तो सौभाग्य की बात है कि मैंने शेख हसीना जी के लिए भी काम किया है, उनके साथ भी काम किया है। तो जो राजनीतिक विषय होते हैं और उसमें अगर मजहब का तड़का लग जाए, रिलीजन का तड़का लग जाए, तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ये मेरा मानना है। बहुत सारे इसमें विषय हैं जो कि जिन पर चिंतन हो सकता है और होना चाहिए। आप एक बहुत अच्छे लक्ष्य के और एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम सभी साथी हैं आपके। लेकिन उन विषयों पे भी उतना ही ध्यान से चिंतन मनन किया जाए और उनको इनमें जोड़ा जाए। जैसे कि एक स्पीच है जिन्ना की है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी थी। जिन्ना एक वैसे तो मुसलमान थे, सेकेंड जनरेशन मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो एक सेकुलर थे। सभी लोग उनको मानते हैं कि वो सेकुलर थे और वो थे। तो उन्होंने एक सेकुलर रहते हुए जो वो स्पीच दी थी, वो स्पीच भी हमें रेफर करनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि इन सबसे जुड़े हुए हैं, जो इस विषय का और इस प्रयास पे रोड़ा है, उन पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। और इसमें मेरा जो प्रश्न ये है कि जो एक आम आदमी का भी प्रश्न हो सकता है कि गांधी ने बहुत प्रयास किया चीजों को जोड़े रखने का और वो करने का, तो हमें गांधी से आगे बढ़ के प्रयास करने होंगे। वो कैसे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं जी हमारे विश्वात्मा आदरणीय जी। विश्वात्मा जी। जी विश्वात्मा जी, अभी तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे या एक दो प्रश्न और नहीं, लेंगे, कैसे? आराम से, और अन्य प्रश्न ले लें, अन्य प्रश्न। और प्रश्न ले लें। जी। ठीक, हाँ उनकी भी चॉइस मैंने कहा पूछ लूं विश्वात्मा भाई साहब की क्या चॉइस है। वेरी गुड। सो राजा राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर उससे पूर्व कुछ लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, तो टेक्निकली मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा। कृपया आप टेक्निकली जूम पे हैंड रेस करने की सुविधा है, आप हैंड रेस कर लें तो मुझे क्रमवार स्थापित करने में सुविधा होगी। मुझे मालूम है बहुत एक्साइटिंग टॉपिक है, आपके मन में बहुत सवाल और अब कुछ कहना भी चाह रहे हो, कमेंट भी उठ रहे होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वप्रथम राजीव पटवर्धन भैया से। राजीव पटवर्धन जी मगध से हमारे साथ ही आते हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। 67 वर्षीय लेकिन नौजवान राजीव पटवर्धन भैया अपनी बात को कहें। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है शर्मा जी? हाँ बढ़िया, जोर से भाई जी साहब जी। कहिए कहिए। धन्यवाद। विश्वात्मा जी को नमस्कार। जी और नमस्ते भाई। कि उनकी कल्पना को सैल्यूट करता हूँ कि ये कल्पना भी किसी के मन में आए तो ये बताता है कि उसका हृदय कितना विशाल है। लेकिन उस कल्पना तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कल्पनाएं करना बड़ा सहज है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो अभी अभिषेक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अगर धर्म का तड़का लग जाए तो एक तरफ तो पूरे दुनिया में आप देखेंगे कि इस्लामी देशों में भी एक होड़ है कि शुद्ध इस्लामिक राष्ट्र बनाना और इधर हिंदू राष्ट्र बनाना। आप उपराष्ट्रीयता को नजरअंदाज करके, धर्म को नजरअंदाज करके, काल्पनिक बातों के घोड़े पर सवार होके वास्तविकता का सामना नहीं कर सकते। एक जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है जो आपके समझ में है, वो एकदम पूंजी के कंट्रोल में चला गया है। आज सारा मीडिया हाउस से लेकर सब चीज उसके पास है। बड़े खतरे हैं। अभी
26 जून को लोकतंत्र पर हमारे यहाँ गोष्ठी थी, उसमें यही सब बातें आई थी। तो डेमोक्रेटिक फोरम में कभी एक जमाने में मैं आपकी बातें सुन रहा था, तो मेरे पिताजी के बहुत अंतरंग थे डॉक्टर लोहिया, वो हिंदू पाक एक करते थे, उसका सम्मेलन भी बुलाया करते थे। और हमने जवाहरलाल जी के हिंदी चीनी भाई भाई का भी अंजाम देखा है। नेशन की कल्पना को बहुत लंबा दिन नहीं हुआ है, लेकिन इसको ये 200-300 साल के पुरानी कल्पनाओं को अगर आप देखेंगे कैसे जकड़ पकड़ लिया। हम मनुष्य होने की सोच नहीं रखते, पहले हम कुछ और हो जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें आपकी बातों में सिर्फ एक जगह एडिशन कर रहा हूं कि दुनिया भर में सिर्फ भारतीय दर्शन, मैं केवल हिंदू दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय दर्शन में जैन बुद्ध और वैदिक दर्शन भी आएंगे और चारवाक का नास्तिक दर्शन भी आएगा। ये जो 9 दर्शन है उसमें सिख भी आ जाएंगे और बाकी चीजें। तो सबसे पहले तो बात ये बने कि हम एक साथ जी कैसे सकते हैं। तो भारत में बरसों बरस से हजारों साल से हम सहअस्तित्व में जीते आए हैं, लेकिन हमने उसका कोई पॉलिटिकल मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। और किसी जमाने में मुगल पीरियड में हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी और तुरंत आके वो 100 साल के बाद ध्वस्त हो गई। तो ये सब जो अनरेस्ट का मामला है, अगर आप, बल्कि इससे भी मैं आगे कहता हूं कि आपकी सोच और समझ तो ये है कि आप विश्व सरकार बना दें, लेकिन विश्व सरकार हाँ राजीव भैया थोड़ा सा क्विकली प्रश्न पे जो आएंगे। बहुत सारे और साथी बुनियादी जो बुनियादी बातें हैं वो है कि लोकतंत्र, उसका सिस्टम क्या होगा, और इन सब बातों को पहुंचाने के लिए जनमत कैसे तैयार होगा। और केवल एक आदमी की कल्पना से तो होगा नहीं, तो जनता का शिक्षण, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जब तक हम पीपुल्स में ये शिक्षण नहीं खड़ा करेंगे, उसके लिए कैसी शिक्षा प्रणाली होगी, बहुत सी बातें हैं। इसको लागू, इसका कल्पना तो आपने किया, लेकिन इसके रोड मैप की चर्चा भी आपको करनी होगी, तभी जाके इसमें कुछ सार्थक हो सकता है। वैसे मैं आपकी कल्पना को सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर आपके एनालिसिस और प्रश्न रहते हैं। तो माफ कीजिएगा, थोड़ा मुझे इंटरव्यू करना पड़ा, हालांकि हमें आपको सुनना बड़ा नहीं पसंद है। नहीं, हाँ, जी जी बढ़ जी गया। जी जी थोड़ा सा जो साथी अपना प्रश्न पूछ लेंगे, आज चूंकि टेक्निकली होस्ट फिर मैं नहीं हूँ, अभिषेक जी शायद सुन पा रहे हैं तो मुझे फिर से होस्ट बनाएंगे, क्योंकि मुझे हैंड रेस जो हो चुके हैं उनको लोअर करना पड़ेगा। राजीव जी अपना हैंड को लोअर कर लीजिए, मुझे नए हैंड रेस पे जा सकूं। थैंक यू। और एक प्रश्न और लेते हैं, फिर जाते हैं विश्वात्मन जी के पास और फिर बाकी साथियों के पास आएंगे। हमारे द्वितीय साथी जिन्होंने हाथ उठाया था, मदन मोहन जी। मदन मोहन जी संक्षेप में हमें 1.5 से 2 मिनट सभी साथियों को, और वीडियो ऑन कर लेंगे। राजीव भाई वीडियो ऑन नहीं कर पाए तो हम उनका मोटिवेशनल चेहरा नहीं देख पाए, वीडियो ऑन करके कृपया अपनी बात करेंगे मदन मोहन भाई से। थैंक यू। 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम। थैंक यू। कहिए दादा, मदन मोहन जी अपनी बात कहिए। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कारण है। मदन मोहन जी आपने अनम्यूट तो किया हुआ है, माइक के पास आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ म्यूट तो आपने अनम्यूट तो किया हुआ है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्या आवाज आएगी? हाँ हाँ अब जाके आई है। मदन मोहन जी कहिए हाँ सर। जी, हाँ जी, नमस्कार जी। तो मेरा नमस्कार सर। विश्वात्मा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम देश की जनता जब चुने हुए प्रतिनिधियों को डायरेक्टली चुनती है तो हमारे को इलेक्शन में बहुत अधिक खर्चा होता है। हमारे लोकल चुने हुए प्रतिनिधि ही हमारे जो है लीडर्स को चुनेंगे तो हमारा इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान जाएगा। एक और बात मैं कह रहा हूं कि स्वावलंबन और स्वराज और डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी जब हम लोकल लोगों को अथॉरिटी देंगे और एक कंडीशन रखेंगे कि बाहर से सहायता जो है अब थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेनी है, स्टेट गवर्नमेंट ही लेनी है, तो भी हम स्वावलंबन की तरफ जाएंगे यदि हम इन दो बातों को करेंगे। तीसरा, इस्लाम का डर। मैं ये बता दूं कि पिछले 300 सालों से इस्लाम का शासन नहीं है, शासन पश्चिमी सभ्यता का है और उस पश्चिमी सभ्यता को हम कटघरे में खड़ा नहीं करते।
जो इस्लाम को भी हायर करके सनातन संस्कृति को कमजोर करने का तांडव रचती है। धन्यवाद। इस पर आपके विचार आएंगे विश्वात्मान जी के तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो विश्वात्मा जी एक दो प्रश्न और ले लेंगे साथ में। ठीक, हाँ जी जरूर या जरूर उत्तर जरूर। ओके, ठीक है, नहीं, थैंक ले यू लीजिए। थैंक यू। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी प्रश्न करना चाहते हो, आप मेरा काम आसान करेंगे यदि आप अपने आप को। हाँ हाँ, राजा राम यादव जी, ब्रिगेडियर साहब, आपके पास तुरंत आ रहा हूँ मैं। पहले हाँ हाँ, आपका नंबर आ गया है सर, ब्रिगेडियर साहब। यस, जी जी सर, अपनी बात कहें। ब्रिगेडियर साहब अनम्यूट करें, अपनी बात कहें सर। जी जी सभी को प्रणाम। जी, प्रणाम बहुत दादा। अच्छा, बहुत अच्छी बातें और बहुत जानकारी के लिए भी अच्छा बताया है विश्व आत्मा जी ने। मैं उनको खैर पहले से भी जानता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश तो सब अंदर से आपस में बात करने में गोलियां भी खाई है, तो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जो स्टेप बताए हैं कि ये क्यों है क्या है, इसमें मैं सब बात अच्छी है, लेकिन उनका जो टाइम लाइन है उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। आप जैसे लोग जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनमें ऐसा ग्रुप बना के पहले तो सबसे पहला स्टेप जो इसमें हर्डल है वो है धार्मिक कट्टरता, उसको डायलूट करें। हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है, आप सब जानते हैं। नंबर 2, धार्मिक कट्टरता के बाद इसको स्टेप पे जाने के लिए शायद कुछ सालों में हम यूरोपियन यूनियन टाइप की सभी इंडिपेंडेंट कंट्री बने रहें, एक गवर्नमेंट के। हाँ ठीक है सर, एक आपने अपनी बनी रहे और उसमें हम मिलिट्री एक्टिविटी और व्यापार और इस सब को बढ़ावा दें, न कि वहां की पुलिस उधर वहां की पुलिस उधर। और थर्ड स्टेप जो आपने बताया है शायद वो आए, उसमें काफी टाइम लगेगा, पर आप इस तरह की नींव रख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद साहब। हाँ हाँ, वो राजा राम जी, मैंने नहीं टोका था, शायद बीच में किसी की आवाज आई थी, तो आप यदि आधा एक मिनट और कहना चाहें तो कह सकते हैं। यदि कह लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वरी पांडे जी के पास जाते हैं, जिन्होंने उसके पश्चात हैंड रेज किया था। उसके बाद योगेंद्र यादव जी, और फिर हम विश्वात्मन जी के पास लौट के जाएंगे इकट्ठे प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने के लिए। महेश्वरी पांडे जी अनम्यूट करें, यदि वीडियो पे आएंगे तो बहुत सुंदर। कृपया अपनी बात रखें, धन्यवाद। अपने अभिन्न साथी हैं, लगातार हर प्रोग्राम में आते हैं आजमगढ़ से। महेश्वरी पांडे जी, थैंक यू, यू आर लुकिंग वेरी जी स्मार्ट। जी जी बहुत जी सुंदर दिख रहे हो जी महेश्वरी सबको बहुत जी। बहुत बहुत नमस्कार। शर्मा जी और सभी साथियों को हमारा सवाल ये है विश्वात्मा जी से कि जो साउथ एशियन यूनियन की परिकल्पना है, तो ऐसे हमारे यूनाइटेड नेशंस है, आसियान है, बालियान है, G8 है, G20 है, यूरोपियन यूनियन है, ये सारे यूनियन अस्तित्व में हैं। तो वो उनकी सफलता दर को और उनकी जो लक्ष्य है उसमें पूर्णता की प्राप्ति कहाँ तक है, इस हिसाब से ये कितना प्रासंगिक होगा, ये मुझे बताने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू। हम जाएंगे अभी डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, जो कि IIT खड़गपुर और बहुत सारे साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उन्होंने भी विश्व शांति के लिए और साउथ एशियन शांति के लिए बहुत प्रयास किए, वो बता भी रहे थे। तो डॉक्टर योगेंद्र यादव जी, ऐसा है, 2 के बदले आपके पास 3 मिनट रहेंगे। आप एक डेढ़ मिनट अपना अनुभव संक्षेप में शेयर कर लें, क्योंकि उषात्मा जी के अनुभव से मैच हो जाएगा, और फिर आपके प्रश्न और ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच। 3 मिनट्स रफली सर, ओवर टू यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर शर्मा जी, आपने समय दिया। मैं पूरा तो नहीं सुन पाया। आवाज आ रही है शर्मा जी? बढ़िया बढ़िया आ रही है डॉक्टर साहब, अच्छा, बढ़िया आ रही है। विशात्मा जी का कुछ आधा सुन पाया मैं, लेकिन हमारी ये सोच थी, जैसे अभिषेक जी ने भी पॉइंट आउट किया, राजा राम जी ने भी पॉइंट आउट किया, जब हम देश से बाहर दूसरे देशों को जोड़ने की बात करते हैं, साउथ एशियन की बात कर रहे हैं, तो इंसान तो सारी दुनिया में एक ही जैसे हैं। मैं अफ्रीका में भी रहा हूँ, यूरोप में भी रहा हूँ, और जब बच्चा मरता है तो माँ की रोने की जो करुण भरी आवाज है वो सभी जगह एक जैसी है। इसको समझना होगा। और अगर हम कुछ परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जो है वो मानव जाति के लिए है। तो हमारा ये मानना है कि सबसे ऊपर हमें इस व्यवस्था के अंदर मानव को रखना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग अबव ऑल,
no human being below another. ह्यूमन बीइंग एज द सेंट्रल वैल्यू जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक मानव के विकास की प्रक्रिया अधूरी रहेगी। चाहे आप साउथ एशियन बना ले, यूरोपियन यूनियन ऑलरेडी है, अभी जो सबसे तेजी से उभर के आ रही है वो अफ्रीकन यूनियन है। और अगर अफ्रीकन यूनियन के बनाने में और उसकी शुरू की प्रक्रिया को देखें तो वो दिल से दिल जोड़ के इंसान चल रहे हैं, वो देश से देश नहीं जोड़ रहे। तो हमारा ये मानना है, मैं मानवतावादी आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ, पिछले 45-50 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, यूएन के मेंबर भी हैं पीस के, हमने 3 विश्व शांति यात्रा भी की है पूरे देश 190 देशों में। सभी के 3 स्तर पे हमने ये माना है। पहला स्तर तो हमारा खुद का है, जब तक इंसान का अपना जिंदगी जो है उसमें समन्वय नहीं होगा, डिस्टोर्शन अगर होगा, मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, अगर इनमें समन्वय नहीं होगा तो हिंसा की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। आदमी खुद ही हिंसक है तो बाहर अहिंसा की बात नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो काम यहाँ पे करने की जरूरत है। दूसरी बात, मेरा मानव से मानव का संबंध, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो यूरोप का हो, मानव से मानव का संबंध एक यूनिक चीज है जिसको हमें समझना पड़ेगा। मतलब इसको हम हमारे देश में जिसको प्रेम कहते हैं, अगर आप प्रेम किसी भी चीज को करते हैं, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर हम किसी जीव से भी प्रेम करने लगते हैं तो उसका भी लगाव हो जाता है। तो इंसान तो एक हमारी ही जाति का है, तो उससे लगाव होना बहुत आसान है। हमें जो पहले से राजनीतिक लोगों की सोच है या देशों की सोच है उससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा अगर कोई नई चीज हम स्थापित करना चाहते हैं। तो मेरा विशात्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम वो सोच तो रहे हैं और देश से बाहर निकल के वो साउथ एशिया की सोच रहे हैं। तो इसमें मानव को मानव ही माने, उसके साथ कोई धर्म या उसकी जाति या उसके रंग या कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो लोगों को जोड़ना आसान होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मानव सृष्टि के लिए ही कुछ करना चाहते हैं, जब हमारा एक विचार हमने बनाना ही है, आने वाली जनरेशन को देना ही है, तो हमने मानवतावादी आंदोलन में की सोच ये बनी थी कि हम यूनिवर्सल ह्यूमन नेशन बनाएंगे। पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही देश हो, क्योंकि सारी अब जो है दुनिया छोटी भी हो गई है। जहां हमें महीने लगते थे जाने में, वहां हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। तो मेरा जी ये जी, मानना है कि क्यों थोड़ा सा हाँ ना जी हम समझ यूनिवर्सल ह्यूमन नेशन की बात करें, पूरी दुनिया का ही एक देश बनाएं और सारे देशों का प्रतिनिधित्व हो उसमें, और मानव कल्याण का जितनी भी सोच है वो पूरी दुनिया में एक होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और हम उसकी तरफ काफी आगे बढ़े भी हैं। कभी समय देंगे शर्मा जी तो हम इसको आपको पूरा नहीं नहीं डिटेल में भी बिल्कुल चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ऐसा ऐसा करें आप, हमारे पास में बुधवार का स्लॉट है, तो बुधवार के स्लॉट में आप आ सकते हैं और आपकी बात पूरा 40 मिनट हम सुनना चाहेंगे, जो कि विश्व शांति के लिए आप प्रयासरत हैं। शर्मा जी, विभिन्न वर्ग- बुधवार का स्लॉट नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहीं बुक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है। नहीं धन्यवाद। सो अभिषेक जी, हम अलग से बात करके फिक्स राइट कर राइट लेंगे। राइट, दिस इज नॉट द फोरम, दिस इज नॉट द फोरम, हम लोग इसको अलग से इसको रविवार को कर लेते हैं, रविवार को। जी 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 रविवार जी अरे सुनो, जी रविवार मैंने दूसरा फिक्स कर दिया, आपस में बात कर लेंगे, ये अब यहाँ से हटते हैं, इस टॉपिक से हटते हैं, वो कर लेंगे, ठीक है। फाइन फाइन, थैंक यू सो मच डॉक्टर योगेंद्र जी यादव जी जी फॉर जी, ब्यूटीफुल धन्यवाद पॉइंट्स। धन्यवाद सर। और कि विश्व आदरणीय विश्वात्मा जी सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पूरे विश्व शांति के लिए प्रयासरत हैं और हर जगह रीजनल यूनियन हो उस पर प्रकाश अपनी बात रखेंगे। तो मैं जस्ट उनको पॉइंट इसलिए याद दिला रहा हूँ कि संक्षेप में उन्हें बात रखनी है अपनी सब विषयों को। आदरणीय विश्वात्मा जी, यदि आप समेटते हुए अपना स्टेटमेंट कहें, बहुत सुंदर होगा। थैंक यू सो मच। मेरे को लगता है कि मैंने सभी सवालों को नोट कर लिया है। मैं एक एक में कुछ सेकंड ही हर आदमी के ऊपर लूंगा और मुझे नहीं लगता मुझे कहने के लिए ज्यादा है। अभिषेक जी ने कहा था कि जो रिलीजन का तड़का लगा है और ये समस्या को जटिल बनाता है, इतना आसान नहीं है। मैं इस पर दो चीज एग्जाम्पल, दो केस देना चाहूंगा आपको, बहुत आसान। एक तो जर्मनी का कहानी है। दो जर्मनी किस तरह से अलग, वहां रिलीजन का तड़का नहीं था, बात ठीक है,
केस दूंगा, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन। कांग्रेस कहती है कि हम बिना रिलीजन के तड़के वाली दाल खाएंगे, और शिवसेना कहती मैं धर्म का तड़का लगा के ही दाल खाऊंगा, और ये दोनों के फिर एक हो गए। यानी ये है कि राजनीतिक हित राजनीतिक रिलीजन के ऊपर जाते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट को दबा देते हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी हो जाता है। इसलिए अगर पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत के लोगों को पता चल गया कि साउथ एशियन यूनियन बनाने के क्या फायदे हैं, तो वो अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को डाउन कर देंगे और अपना जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको ऊपर कर देंगे। इसलिए तड़का कोई बड़ी समस्या नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, राजीव पटवर्धन जी ने कहा था कि रोड मैप चाहिए भाई, केवल यूटोपियन आइडिया से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हमारी पूरी किताब है, हम कोशिश करेंगे कि ये वेबसाइट पर कभी आ जाए तो आपको पढ़ने के लिए मिल जाए। तो इस पर हमारा पूरा रोड मैप है, इस पर हम लोगों ने विधिवत ट्रीटी बनाई है, साउथ एशियन यूनियन का एक तरह से मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, और दुनिया के सभी साउथ एशियन कंट्रीज के सभी हेड ऑफ नेशंस को भेज दिया है। उनको लगातार इंसिस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, गुवाहाटी में कॉन्फ्रेंसेस पर हो चुकी है। आने वाले दिन में हम लोग और भी पीपल टू पीपल डायलॉग बढ़ाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहना है कि चूंकि आज का जो टाइम था वो 30-40 मिनट में पूरा रोड मैप नहीं मिला, इसलिए वो बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई, रह गई। रोड मैप कोई परफेक्ट चीज नहीं होती। हम सारे लोग मिलके इसको और अच्छा बना लेंगे, जो हमने बनाया उससे अच्छा बना लेंगे। मदन मोहन जी की बात ये थी कि मैं सहमत हूं, वैसे हमें कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने हमारी बात को अप्रिशिएट किया था कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव को, बड़े लोगों को इलेक्ट करने का राइट दे दिया जाए, झगड़ा खत्म। ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बीमारी समाप्त। ये उन्होंने हमारी आइडिया का अप्रिशिएट किया था। आपने इतनी गहरी बात को समझा, आपकी गहराई को मैं अप्रिशिएट करता हूं। आपने एक और बात कहा था कि अब डर मुसलमानों का नहीं है, अब डर पश्चिम का है। एकदम ठीक आपका ऑब्जर्वेशन है। इसलिए हम जिसको हैं वो दुश्मन ही नहीं है, और हम अपनी पूरा पसीना निकाल रहे हैं बेमतलब। राजा राम यादव जी ने एक बात कही थी कि हमें स्टेप टू एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ये एकदम बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये बात हम लोगों के रोड मैप का ही हिस्सा होनी चाहिए। माहेश्वरी पांडे जी ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन बना तो अपने ऑब्जेक्टिव को कितना हासिल कर पाया, कितना नहीं कर पाया, इसका असेसमेंट करने के बाद ही हमें साउथ एशियन यूनियन की तरफ बढ़ना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहां पर यूरोपियन यूनियन बना है, उसमें आराम से ब्रेग्जिट का एक प्रोविजन है कि अगर आपके देश की जनता इससे फायदा महसूस नहीं करती तो वो अलग हो सकती है। लेकिन ब्रिटेन अलग हुआ, वो भी अमेरिका में अलग हुआ। 27 देश आज भी फायदा महसूस कर रहे हैं, इसीलिए एकजुट बने हुए हैं और उससे अलग नहीं हो रहे हैं। यही प्रमाण है कि यूरोपियन यूनियन अपना पर्पस पूरा करने में कामयाब हुआ है, हो रहा है, और भविष्य तो यूनिटी का है तो होगा भी। योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन डेवलप किया जाना चाहिए, और क्यों हम दक्षिण एशिया की एक यूनियन बनाए और ये अफ्रीका की बनाए, लैटिन अमेरिका, पूरी दुनिया की एक नेशन क्यों न बना दें। मैं भाई योगेंद्र यादव जी के इस भावना से बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, मेरा भी वही नियत है। बस इतना मैं चाहता हूं कि अगर छत पर चढ़ना है तो थोड़ा सीढ़ी बना लो। दक्षिण एशिया की पहले प्रदेश की सीढ़ी पे चढ़ो, फिर देश की सीढ़ी पे चढ़ो, फिर पड़ोसी देशों के यूनियन की सीढ़ी पे चढ़ो, फिर ईस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड की सीढ़ी पे चढ़ो, तब वर्ल्ड की सीढ़ी पे चढ़ो। अगर हम सीढ़ीदार तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये बात प्रैक्टिकल हो जाएगी, लोग मान लेंगे। और जैसा मैंने कहा था कि 213 थानों की एक एसपी नहीं हो सकता,
उसी तरह 213 देशों का एक विश्व सरकार नहीं हो सकती। इसलिए उसको हम केवल सुविधा के लिए प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेट करने के लिए इसको हम स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मूल मंतव्य और है जो आप कह रहे हैं। मुझे लगता है सबकी बातों पर मैं जो सोचता था वो बात मैं बोल दिया हूं। अब मैं अगर अधूरा बात बोल पाया हूं, आपको संतुष्ट नहीं कर पाया हूं, तो मैं व्यक्तिगत चाहता हूं आपसे बात करने के लिए मैं तैयार सब चल। जी, जो वेबसाइट दादा ने विश्वात्मा जी ने रेफर की उसका वो नाम है mgc.world। उन्हें और मुझे जैसे ही फुर्सत मिलती है मुझे चैट में टाइप कर देंगे। अभिषेक भाई ने फिर से हाथ उठाया, आपका स्वागत। एक नई वेबसाइट बन गई है gapp.mgc.world। ठीक है यार, GAPP क्या है दादा, उसको थोड़ा फुल फॉर्म एक बार सबके सामने कह देंगे। थैंक यू। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, GAPP gapp.mgc.world। इस पर ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जी जी विश्वात्मा जी, आपके पास समय हो तो जब तक मैं दूसरे साथियों के प्रश्न ले रहा हूँ आप इसको टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, तो बहुत आपका आभार रहेगा। और मामले में जब देखता हूँ अच्छा, मैं करता हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस जो है वो विश्वात्मा जी और मिशन फॉर ग्लोबल चेंज के साथियों ने मिलकर बनाया। ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन एंड पीस, जो कि ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट की टक्कर का है। गैट मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है, गैप मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाता है, निवेदन करता है और पीस की तरफ ले जाता है। थैंक यू वेरी मच श्री विश्वात्मा जी फॉर फॉर्मिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड पीस, एंड वी विल टॉक मच मोर इन डिटेल। विल इनवाइट यू अगेन, बट अभिषेक जी फिर से ओवर टू यू अगेन। यस, धन्यवाद संजय जी। आवाज आ रही है मेरी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी जी जी। विश्वात्मा जी ने जो भी इसके उत्तर दिए बिल्कुल एकदम ठीक है, जैसा उनका रोड मैप है उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो एक डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन का उन्होंने उदाहरण दिया। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन कोई दो बिल्कुल एक्सट्रीम डिफरेंट आइडियोलॉजी का गठबंधन नहीं था। शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो पावर सेंट्रिक रही है हमेशा से, और आज भी वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। पिछले 7 सालों में शिवसेना के स्टैंड में बहुत बदलाव आया है, और ये किसी एक परिवार की पार्टी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कोई स्टैंड ले सकते हैं, कोई उसका नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स करती आई है, तो वो आज भी उसी स्टैंड और उसी के आसपास ही काम कर रही है। सेंटर लेफ्ट का स्टैंड उनका अभी का है, लेकिन कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया अपने स्टैंड में। आपने पश्चिम जर्मनी का तो बता ही दिया। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, वो था हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का जो वहाँ की मतलब कि बंगाल की पार्टी थी, वो मुस्लिमों की पार्टी थी, उसके साथ अलायंस हुआ था 1940-42 के दौरान। और उसी अलायंस के दौरान फिर इसके बाद कई सारे दंगे हुए, और दंगे होने के बाद वो उसमें एक मोस्ट फेमस डायरेक्ट एक्शन डे भी शामिल था हुआ। ये मामला जब मजहब का होता है तो समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि कंट्रोल आम आदमी के पास रहता नहीं है, आम आदमी के पास रहता नहीं है, और वहां पर जो चीजें होती हैं वो चीजें कुछ ऐसे चलती हैं कि कुछ लोग और कुछ समूह चीजों को कंट्रोल करते हैं। ये हिंदुओं के साथ भी हो सकता है या मुस्लिमों के साथ भी हो सकता है, या हिंदुओं के साथ कम हो सकता है, मुस्लिमों के साथ ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जो मुस्लिमों में जो संगठन है वो जो है उनके जो सिस्टम बने हुए हैं, जो डॉक्ट्राइन्स हैं, उनसे गवर्न होता है। तो अगर हम उसको बोलें कि पर 100 पीपल कितने मौलवी मिलेंगे, मौलाना मिलेंगे, मोजिन मिलेंगे, तो वो नंबर काफी हाई होता है कंपेयर टू अदर रिलीजन, अदर वो। तो अब यहाँ पर उनके लिए जो प्राथमिकता है, उनका फेथ, उनका जो उनका ईमान है वही प्राथमिकता है। सोच जो है वो
कई सारी चीजों पे मैटर करती है। विषय लंबा है, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छा सोल्यूशन बन सकता है और एक वो हो जाएगा। और एक आखिरी में मैं बात बोलूंगा, मानव को शरीर से मानव दिखने पे तो सभी मानव लगते हैं, लेकिन एक 5 फीट 3 इंच का हिटलर भी लाखों लोगों को मार देता है। और इदी अमीन और ऐसे जाने कितने लोगों उदाहरण हैं जिन्होंने लाखों लोगों का संहार किया और सोच से जाने कितने कत्लेआम हो गए। तो ये जो मामला है ये सोच का है, और सोच जो है वो उस मनुष्य के अंदर कौन सी है, या वो मनुष्य से दिखने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी है, ये मैटर करता है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें नहीं पता था हम कौन, लेकिन वो एक हमें ऐसी सोसाइटी मिली, ऐसे संगत मिली, एक ऐसी परवरिश मिली कि धीरे धीरे हम जाने कि हम कौन हैं। और फिर धीरे धीरे उस आइडेंटिटी जो हमें उस संगत, उस सोच ने और समाज ने बताई, उससे हमें प्यार हो गया। उससे कैसे निकलेंगे, उस सोच से कैसे निकलेंगे, उस रेडीनेस से कैसे निकलेंगे। जो इंडियन दर्शन है, जो नौ की बात कर रहे थे हमारे राजीव पटवर्धन जी, और जो वेस्टर्न दर्शन है, जो अब्राहमिक अकॉर्ड की आप नाम सुनते होंगे, तो उनके दोनों के जो कोर बिलीफ्स हैं वो डिफरेंट। तो ये सारी चीजें जब तक हम इस पे काम नहीं कर रहे थे, तब तक हम वही गलती ना करें जो गांधी ने की थी या बाकी लोगों ने करने का प्रयास किया और विफल हो गए। बस मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। बच्चे पीछे से शोर कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सेकंड इंटरवेंशन अभिषेक जी की तरफ से आई है, और वो आज सवेरे हमारी बात हो रही थी, उनका मैं खुल के पार्टिसिपेट करूंगा, और क्यों नहीं, हमारे वो युवा नेतृत्व में हमारे साथ हैं, ओवरऑल नेतृत्व बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं इस नए मिशन का, जिसमें हम डेली साथियों किसी न किसी एक नए साथी को या ग्रुप को इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज जो देश में या विश्व में अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ विश्वात्मा जी हैं, बेहतरीन कार्य, वर्षों का संघर्ष, मैंने 56 वर्ष संघर्ष के लिखा था। तो भाई हाँ, 56 वर्ष यहाँ एक मिनट के लिए लाइट ऑफ होगी, क्षमा चाहता हूँ। 56 वर्ष पूरा उनका एक संघर्ष का ही जीवन पूरा का पूरा रहा है। उसके बारे में हम अलग से महेश्वरी पांडे जी सेकंड राउंड के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। स्वागत है। 1 मिनट के अंदर आपको बात कहनी होगी क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। महेश्वरी पांडे जी फटाफट ऑन करें, बात कहें। जी मेरी बात थोड़ी ये रह गई थी कि हम जो आर्यावर्त या भारत भूमि के लोग हैं और जिन दर्शनों में पले बढ़े हैं, जो हमारे खून में मिला हुआ है, तो हमारी सोच ये है कि हमारे परिवार में जो एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, उसमें कोई पेड़ की पूजा करता है, कोई योग को मानने वाला है, और कोई नास्तिक है, और विभिन्न विभिन्न मतावलंबी एक ही छत में एक ही साथ के नीचे रहते हैं। ये हमारी विशेषता है, और वो एक दूसरे से कोई उनका डिस्प्यूट नहीं होता। तुम जो करते हो वो करो, मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, लेकिन हम लोग साथ भोजन करेंगे, मिलजुल के साथ अपने को आगे बढ़ाएंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो दर्शन है, जो अब्राहमिक दर्शन की बात अभिषेक जी ने की और राजीव पटवर्धन जी ने भी ये पॉइंट छोड़ा था, तो वहाँ ये है कि आप एक किताब को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी गर्दन काट ली जाएगी। तो इसमें समन्वय आप कहाँ तक देख पा रहे हैं विश्वात्मा जी? धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद। मैं मदन मोहन जी के पास सेकंड राउंड जाने के पूर्व मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय समर्थ जी के एज यूजुअल बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और बीइंग द एंकर ऑफ द शो कई बार मेरे लिए संभव नहीं है सबको पढ़ना। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट माइक पे आए और अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। भाई संजय समर्थ जी फ्रॉम जयपुर, जो कि SBI के ऑफिसर रह चुके हैं लेकिन अभी पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं, समाज के विषय में डेफिनेट ओपिनियन है। 2 मिनट जरूर सुनना चाहेंगे संजय भैया। संजय समर्थ जी अनम्यूट करें, सामने आए, क्विकली अपनी बात कहें तो संक्षेप में जान पाएंगे आपकी क्या ओपिनियन है और प्रश्न। थैंक यू संजय समर्थ जी, फटाफट जल्दी से आएंगे, वीडियो ऑन करेंगे, बात कहेंगे। थैंक यू। जब तक संजय समर्थ जी आ रहे हैं मदन। हाँ नमस्कार भैया, थैंक यू। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आपने शायद वीडियो ऑन नहीं किया है। संजय समर्थ जी। हाँ सर, वीडियो ऑन किए बिना ही बता देता हूँ, अच्छा ठीक अगर है, आप कुछ ऐसा। अनुमति दें तो। हाँ ठीक है, मैं इसलिए ढूंढना पड़ता है कि कौन साथी बोल रहे हैं। थैंक यू समर्थ भैया, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल थैंक सर। यू। जी जी जी। सर अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग इस संबंध में बात कर रहे हैं
कि पूरे विश्व में जो है वो मानवता आधारित व्यवस्था लागू हो। तो हमारे मानवता आधारित व्यवस्था लागू हो सकती है, और इसके बारे में जो प्रॉब्लम्स बताई गई वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पे हम लोगों ने जो हमारे सनातनियों की जो बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा उदारता और आंखों के सामने जो चीज़ दिख रही है उसको जस्ट उल्टा उल्टा देखना। तो इसी क्रम में मुझे दो तीन बातें लगी वो कहना चाहूँगा कि जैसे जिन्ना को हमने एक असंप्रदायिक या क्या बता दिया पता नहीं। तो मतलब कि जिसने हमारे देश का विखंडन किया और जिसकी वजह से कितने लोगों की जानें गई, और जिसकी वजह से आज तक हम लोग इस मुश्किल में पड़े हुए हैं, उसको भी हम लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर देते हैं। तो ये हमारे सनातन की बहुत बड़ी मतलब कमजोरी रही है, और इस कमजोरी को दूर करना जरूरी है। तो जो चीज है उसको हम लोग एक आइडियलिस्टिक लेवल के बजाय अगर प्रैक्टिकल रूप से देखें तो उससे हमें बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हमने देखा सर कि पाकिस्तान बहुत बड़ी प्रॉब्लम था आज तक, और आगे भी रहने वाला ही था, लेकिन एक सॉल्यूशन ने जो कि बहुत चंद दिनों का सॉल्यूशन था, और उस सॉल्यूशन ने उसको बहुत ही उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। अभी तक पूरी तरह से खत्म शायद नहीं हुआ है, लेकिन वो खत्म होने की अब राह पर होगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर हम सोचें तो बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन तुरंत हो जाता है। तो हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अगर सॉल्यूशन के जी बारे में हम देखा जाए साहब, तो देखेंगे कि जी आज हमारी मानवता को एक होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो सबसे बड़ी बाधा अगर हम निसंकोच कहें तो वो है धर्म। और धर्म क्या है? अब कुछ लोग तो अब जैसे कि अब ये कहेंगे मुसलमान तो धर्म नहीं, वो पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन है। तो खैर जो भी है, ये सब विवादों में ना पड़ते हुए हम जितने भी फिरके हैं सबको धर्म ही मान लेते हैं। तो क्योंकि वो सब अपने आप को रिलीजन ही कहते हैं। तो जो भी जी, धर्म अपना है प्रश्न चाहे, प्रश्न करें संजय भैया, प्रश्न करें, समय समाप्ति की ओर है। धन्यवाद। हाँ अब समय कम है इसलिए मैं अपने आप को विराम देता हूँ। आप आगे बढ़िए। ठीक है, जी धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा पहले आके अपनी बात कहें, क्योंकि बहुत सारे आपके बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। आप पहले आके कहेंगे तो समय अधिक मिलेगा। धन्यवाद। तो मैं भाई कमलानंद जी शायद दिख नहीं रहे हैं। साथियों का आग्रह है कि भाई मैं चाहता ही उनके पास भाई कमलानंद जी और सत्यप्रकाश भारत जी, वो तो सीनियर साथी हैं, अपनी बात उनको कहनी भी चाहिए। और सत्यप्रकाश जी का तो खैर एक बड़ा रोल रहता ही है कि साथियों को आपस में मिला देते हैं, कहीं ना कहीं विश्वात्मा जी से और दूसरे साथियों से मिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है सदा। सत्यप्रकाश भारत जी, यदि मैं देखता हूँ भाई कमलानंद जी शायद दिख नहीं रहे हैं, तो सत्यप्रकाश भारत जी से निवेदन है कि अनम्यूट करें, वीडियो पे आएंगे तो और अच्छा। भैया थोड़ा 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं बचा, हम चाह रहे थे कि आपको ज्यादा सुनते, अपनी बात कहेंगे सत्यप्रकाश भारत जी। जी जी मैं भरत गांधी को एक ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध हुआ, तो उसमें देखा मैंने कि ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने अपने अड्डे बना रखे थे। कोई देश चाह के भी विपरीत नहीं बोल पाया। उसी प्रकार इंडिया के चारों तरफ भी चीन और अमेरिका दोनों ने अपने एक तरह से कब्जा किया हुआ है, अड्डे बनाए हुए हैं। तो वो इस नेक काम को क्या होने देंगे? वो बांधनी बनेंगे बहुत बड़ी। ये मेरे मन में एक शंका है। जी जी जी। तो मदन मोहन जी ने काफी देर से हाथ उठाया हुआ है। मदन मोहन जी, 1 मिनट में, ज्यादा समय नहीं बचा है, आधा जी 1 मिनट में अपनी बात करें। नमस्कार जी। मैं 1 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। अभिषेक जी ने और सामर्थ्य जी ने बात कही कि हमने वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी जो गांधी जी के टाइम पर हुई। मैं ये बताना चाहूंगा कि गांधी जी के टाइम पर जो है लॉर्ड माउंटबेटन की गलती थी। लॉर्ड माउंटबेटन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डूइंग ऑल दैट। और अभी जहां तक बात है, आज जिसने गलती की उस समय उसको उसका पुरस्कार मिल रहा है। आज जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता का वो हो रहा है, कमजोरी आ रही है,
वो उसमें हम जो है विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बजाय अपने परिवार में दौरानी जेठानी को इकट्ठा करने का प्रयास करें छोटे लेवल पर, उन्हें साउथ एशियन कंट्रीज की यूनियन की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच विश्वात्मा जी। इन सब बातों को समेटते हुए आपकी तरफ से उत्तर 10 बजे समय सीमा समाप्ति की ओर हम लोग मैं बढ़ रहे हैं। बहुत बात क्लियर करना चाहूंगा। महेश्वरी पांडे जी ने ये कहा कि भाई हमारा जो सनातन समाज है, हिंदू समाज है, वो बड़ा डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करने वाला है, लेकिन जो अदर है उनका इशारा इस्लाम की तरफ था, वो बड़े मोनोइस्टिक हैं, वो एक बड़े यूनी डायरेक्शन में सोचते हैं, एक पुस्तक की पूजा, एक भगवान की पूजा। मैं कहना चाहता हूं कि साउथ एशियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रिलीजन के लिए कोई स्पेस नहीं हो। रिलीजन का सब्जेक्ट प्रदेश की सरकारों का सब्जेक्ट है। दक्षिण एशिया की सरकार विशुद्ध इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये वही कन्फाइंड रहेगा, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, और न रिलीजन के दलदल में उसके पांव धंसेंगे। जैसे भारत सरकार के अभी संविधान बना है तो उसमें स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उसी तरह से जब साउथ एशियन गवर्नमेंट बनेगी तो उसकी अपनी एक लिस्ट होगी, उसमें रिलीजन से लेना देना नहीं होगा, न उसमें मुस्लिम रिलीजन कुछ कर पाएगा, न हिंदू रिलीजन कर पाएगा। इसलिए ये डर इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि साउथ एशियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हमें नहीं है। दूसरी बात, सत्य प्रकाश भारत जी ने कहा कि भाई चाइना और यूएस जो हमारे तरफ घेराबंदी कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर हम नहीं सोचेंगे तो ये घेराबंदी हमारी गुलामी में तब्दील होगी, एकदम गुलामी की स्थिति में है। आज जो इस राष्ट्रपति को कह रहे थे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। एक राष्ट्रपति एक राष्ट्र के हेड को एक बच्चे की तरह बोल रहे थे। वो इसीलिए हुआ कि पूरे सेंट्रल एशिया में अमेरिका ने अपने अड्डे बना दिए, इसलिए दुनिया के ताकतवर देश सब जगह अड्डे बना रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हम ग्लोबल पूरे दुनिया का शासन नियंत्रण अमेरिका चीन के हाथ में ना रहे, इसका भी यही समाधान है। और मुझे लगता है कि और हमारे महेश्वरी पांडे जी ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जिस पर हमें कुछ बोलना पड़े, वो ठीक ही बात कर रहे थे, वो बात समझने की है, तो मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी से, बहुत हमारे सीनियर साथी हैं, पुणे से जुड़ते हैं हमारे साथ में। डॉक्टर अलका जी, आप यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं, आपने प्रोग्राम बड़े धैर्य पूर्वक सुना है, तो आपकी तरफ से आज क्यों ना वोट ऑफ थैंक्स हो जाए पूरे प्रोग्राम के लिए और खासकर विश्वात्मा साहब के लिए। डॉक्टर अलका नार्वेकर ईरानी जी, कंक्लूजन एंड वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम डॉक्टर अलका जी रिक्वेस्टेड। थैंक यू। यदि आप वीडियो पे आने की स्थिति में हैं और आ गए हैं, बहुत सुंदर, सो काइंड ऑफ यू मैम। Thank you. Thank you of you all, because this is what is going to happen. The whole world, this is what we had been told, but we were wondering how and who will take the lead. And I'm so happy that you all intellectuals have come to that conclusion, because हमें बार बार कहा जाता था कि विश्व में शांति होगी और पूरा विश्व एक हो जाएगा। तो मुझे आज बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि सच्ची आप जैसे इतने विद्वान सभी उस बात पर एकमत हो गया आपका। और मैं तो मेरी ब्लेसिंग देती ही हूँ, मैं इतना जानती नहीं हूँ ये राजकारण के बारे में वगैरह, बट बहुत खुशी हो गई और आपको जरूर इसमें सफलता मिल जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू। दीदी आपने आशीर्वाद दिया या थैंक यू, आपने ब्लेसिंग्स दी दीदी, आशीर्वाद दिया, आपके चरणों में नमन। और विश्वात्मा जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, सीनियर दीदी ने आके सबको ब्लेस किया है। प्रदीप जी, लास्ट में 1.5 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा कविता के लिए, क्योंकि सबका समय समाप्त हो गया, पर आपका शुरू में आग्रह भी था
और सुनना भी चाहेंगे कंक्लूजन, क्यों ना एक कविता से ही हो जाए। प्रदीप जी 1-1.5 मिनट फटाफट वीडियो पे आइए और अपने सुंदर कविता को पाठ कर दीजिए। विश्वात्मा जी का भी दिल भी प्रसन्न हो जाए, फिर प्रोग्राम समाप्ति करेंगे। थैंक यू। लगभग सही समय पे समाप्त कर जी जी जल्दी कहिए कल जी। कोशिश करूंगा आपके दिलों पे उतर जाऊं, बाकी मेरे भाव हाँ, उतरे हुए आध्यात्मिक है। पहले से उतरे हुए, कहिए कहिए, सुनना चाह रहे हैं कभी। ओ मरम, संयम की जय, अहम की पराजय। राम रावण का प्रकरण है मुख्यतया संयम की जय, अहम की पराजय का सटीक उदाहरण। रावण ने ये राह सदाई इस अहंकार में कि उस जैसा विद्वान, शास्त्रज्ञ और बलशाली नहीं है कोई भी इस संसार में। वास्तव में कोई संदेह नहीं, रावण प्रकरण विद्वान था, पर मुगण्य शास्त्रज्ञ कहते हैं राम और रावण के बीच मूल अंतर संयम और अहम का था। असंयम ने उसकी सोच को दूषित कर दिया। सीताहरण में उसका अहम उसकी मति पर हावी हो गया। राम आराध्य होकर भी सात्विक रूप से रहे, आराधना में ही लीन। उन्होंने कभी भी नहीं खोया अपना संयम, वे कभी नहीं हुए ऊंच नीच में गमगीन। संयमी में विशेष गुण होता है मितभाषिता और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शिता। यहाँ तक कि रावण वध के पश्चात उन्होंने कहा लक्ष्मण से, रावण की विद्वत्ता का करते हैं सम्मान, कर प्रणाम, सीखने को उससे ज्ञान। इन सब बातों का मूल सार है रावण में था मैं और राम की भाषा में हम। आज हम इसी में मैं और हम के बीच झूलते रहते हैं हम। आवश्यकता है हम अपने भीतर का थोड़ा थोड़ा रावण जलाते रहें, अपनी अहमियत को और पहचानते रहें, और जीवन के हर पहलू में संयम को कभी ना भूलें। याद रखें, संयम की होगी सदाई जय और अहम की पराजय, अहम की पराजय। ओम राम संजय जी। जी जी धन्यवाद, आपने 1.5 मिनट की टाइम लिमिट फॉलो की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स। आचार्य अंतरंग जी आए हैं, पर अभी तो तुरंत आए हैं, तो आप सुनेंगे। अभिषेक जी, द वेरी लास्ट कमेंट, एनीथिंग कमिंग फ्रॉम यू, इन फैक्ट द ओरिजिनल होस्ट ऑफ द शो। अभिषेक जी कुछ लास्ट आधा 1 मिनट, कुछ भी आप फाइनल कमेंट आपकी तरफ से आ जाएगा, तब प्रोग्राम क्लोज करते हैं। थैंक यू। अभिषेक भाई कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद प्रोफेसर शर्मा साहब, और विश्वात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। और ये मिशन बहुत बड़ा है। हम लोग गिलहरी की भांति जो भी हम मदद कर पाएंगे वो बिल्कुल करेंगे, सभी करेंगे। और साथ ही साथ ये जो मिशन है, इस मिशन को जो भी आपने उसके रूल और रेगुलेशन बनाए हुए हैं, तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ाइए। और साथ ही साथ ये साउथ एशिया में नहीं, देश के दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसको ले जाने की आवश्यकता है। और जो गलतियां इस तरह के जो शांति स्थापित करने के प्रयासों में पूर्व में हुई हैं, उन गलतियों से सीखते हुए हम वो गलतियां ना करें, कुछ नया एक करने का प्रयास करें। गलतियां तो होती रहती, इसमें भी होंगी, सभी में होंगी। तो पुरानी गलतियों से सीखते हुए हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कोशिश करना है कि हम एक दूसरे का सहयोगी बने, मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएं, एक विश्व को एक बेहतर विश्व बनाएं, आने वाले जनरेशन को एक अच्छा भविष्य दें। और जो हमारा अभियान है मानवता एवं प्रकृति केंद्रित विश्व व्यवस्था, उसको स्थापित करने में सभी मिलकर काम करें, इतना ही मेरा कहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो हमारा विषय है वो कार्बन क्रेडिट पर है, उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में विवेक अग्निहोत्री जी रहेंगे, और वो कार्बन क्रेडिट और उसके सारे चीजों पर सभी को जानकारी देंगे। जी शंकर जी, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल के इस समय में आप सबसे आग्रह से फिर से आएंगे। आचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, बड़ा लेट आप आए हैं, पर फिर भी मैं टेम्पटेड हूँ कि आधा मिनट, यदि आप चूंकि जानते हैं विश्वात्मा जी के काम को,
आधा मिनट थोड़ा सा बस आशीर्वचन आपकी तरफ से मिल जाए। आप वीडियो पे भी आ गए हैं तो मैं वंचित नहीं होना चाहता। अंतरंग जी। हाँ हाँ जी जी जी। बस मैं तो सिर्फ हमारे विश्वात्मा जी को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम के साथ स्वागत कर रहा हूं कि उनका, मैं आज कहीं ऐसे मीटिंग में था जहां से मैं बार बार सोच रहा था कि कब समाप्त हो कि मैं उनके आशीर्वचन से ओतप्रोत हो सकूं। बस इतना ही है कि उनका जो आनंद मूर्ति जी का को प्रैक्टिकली एस्टैब्लिश करने में लगे मेरे गुरुदेव के रूप में, हमारे गुरु भाई हैं वो। जहाँ पर आनंद मूर्ति जी बोलते थे ओता प्रोता जो ज्ञाभ्याम संयुक्ता पुरुषोत्तमा, ओत और प्रोत मतलब आई एम प्रेजेंट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली विद एवरीबॉडी। तो हम विश्वात्मा जी को जब हम भरत गांधी से विश्वात्मा के रूप में देखते हैं तो मैं यह समझ पाता हूँ कि आनंद मूर्ति जी की इस बात को व्यवहारिक करने में लगे हैं कि एक ही समय में वह इंडिविजुअली और कलेक्टिवली लगे हुए हैं और स्थापित कर रहे हैं इस भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना को। धन्यवाद। थैंक यू। बड़े शॉर्ट में आपने रिक्वेस्ट हमारी मानी और हम आपको सुने बिना नहीं जाना चाहते थे। ओवर एंड इन द लास्ट टू ऑनरेबल विश्वात्मा ग्लोबल सोल। ग्लोबल सोल क्यों कहते हैं जाते जाते बताई दीजिए, पर जस्ट लास्ट में कुछ कहना चाह रहे हैं, हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं सर इसके तुरंत बाद। थैंक यू विश्वात्मा जी। थैंक यू। बहुत लगा आप सब लोगों से बात, और दुनिया में जब कोई काम किया जाता है तो उसकी अपनी चुनौतियां आती हैं, और चुनौतियों से अगर हमारी विल पावर मजबूत है तो हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात हमारी नीयत ही ठीक होनी चाहिए। अगर हमारा इंटेंशन ठीक है तो बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम मैनेज कर लेते हैं। अगर हमारा इंटेंशन ही गलत होता है तो हम सुधार के नाम पर भी समस्या खड़ी करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं साउथ एशिया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड बनाने का भविष्य की जरूरत है। विश्वात्मा जी अचानक उनकी आवाज फिर से कट गई है, पर कोई बात नहीं, उन्होंने मुफ्त अपनी बात कह दी है। जुट के हम एक जबरदस्त वैश्विक संगठन था, युद्ध बनाए, युद्ध रोकने के लिए उनके साथ जुटे और फिर से हम उन्हें दूसरे एक विषय पे बहुत जबरदस्त गरीबों के बीच उनका कार्य है उनको बुलाना चाहेंगे तो इस सीरीज रखी साथ जा सकती है दूसरे साथी की तरह। थैंक यू वेरी मच। और खासकर मुझे डॉक्टर अलका जी का जो वोट ऑफ थैंक्स है, हालांकि उसके पश्चात दो साथी तो मैंने आमंत्रित करना पड़ा। वोट ऑफ थैंक्स टेक्निकली द लास्ट बट शी केम and said wonderful word of thanks. She blessed all of us. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अलका जी, आपका आपने समय निकाला, लास्ट तक आप बने रहे। विश्वात्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, यात्रा के बीच में रुके, शायद बीच में जिक्र करना भूल गए थे पहले निमंत्रण के बाद में, सवेरे ही आपको बात याद दिलाना था। तो फिर भी बहुत धन्यवाद, आपने धैर्य के साथ में यहाँ पे आप यात्रा के बीच में बने रहे और अपने प्रश्नों को उत्तर दिया, अपनी बात कही। थैंक यू मदन मोहन जी, Maheshwari ji and everyone here for the beautiful evening that we had together. सत्यप्रकाश जी, योगेंद्र जी, प्रताप जी, राजीव पटवर्धन जी, अमित आर्सन जी नहीं सुन पाए, इस विषय में आपका बहुत बड़ा कार्य है, जरूर सुनेंगे आपको। अमित आर्सन जी जरा कंफर्म कीजिएगा कि 8 दिन बाद क्या हम आपको आपके विषय पर सुन सकते हैं। धन्यवाद संजय कुमार जी, पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद। अमित जी एंड एवरीवन, जिवेश, गोपाल, राजीव जी and everyone. Thank you so much for being here. Tomorrow we meet again. कल फिर से 8:10 पे एक अन्य संघर्ष के अन्य साथी जो कि अपने संघर्ष से चोटी पे जा रहे हैं, देश को चोटी पे ले जा रहे हैं, विश्व को और शांति का स्थल बना रहे हैं, उनसे मिलेंगे। many thanks for joining. The series continues at least for a year. आपका स्वागत रहेगा इन संघर्ष के साथियों को सुनने का, व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में देश और विश्व के लिए जबरदस्त कार्य करें। थैंक यू, सैल्यूटेशंस, प्रणाम, नमस्कार, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।